सात मजबूत ट्रिगर्स का दिख रहा है बाजार में दम और लगातार कमजोरी के बाद आज बाजार दिखा रहे हैं शानदार मजबूती। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें कल की तैयारी, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक स्पेशल 8वां वाला भी ट्रिगर था जो और ज्यादा एक्शन दिखा रहा है इस समय। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है, और वहीं से आता हुआ दिख रहा है जिसकी उम्मीद थी। बिल्कुल। और सारे के सारे वो स्टॉक्स जो अब तक परेशान कर रहे थे, वहीं पर बड़ी रिलीफ रैली आती हुई दिखी, चाहे वो टाटा ग्रुप के शेयर हों या फिर आई लेटर से जुड़े वो तमाम शेयर जिनको लेकर लोग चिंताओं में थे। और सबसे बढ़िया बात दीप, जो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, बिल्कुल हर गिरावट से खरीदारी आती दिख रही है। उस पर विस्तार से करेंगे बातचीत, लेकिन आइए तब तक देख लें इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। शानदार रिकवरी है निचले स्तरों से 18,100 के लेवल के से बाजार घूमता हुआ नजर आया। अब 18,225 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिनके हाई पॉइंट की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है। बैंक निफ्टी भी 41,000 के नीचे थोड़ा फिसला जरूर, लेकिन रिकवरी होकर अब 41,000 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। लगभग 25 अंक ऊपर है। निचले स्तरों से देखेंगे तो 400 अंकों की रिकवरी बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगी। प्राइवेट बैंक छोड़ दें, इसके अलावा सभी बैंक्स मजबूत हैं और सब जगह खरीदारी है। रियल एस्टेट इंडेक्स 2.5% ऊपर है। टाटा ग्रुप आज का स्टार परफॉर्मर है। मूड माहौल बदलने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टाटा ग्रुप का, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, और 3 से 5% ऊपर है। डाउ फ्यूचर सेंचुरी मारता हो ऊपर की तरफ, यानी कि एक और रिकॉर्ड बनने का दिन अमेरिका में दिख सकता है, और इसी के दम पर यूरोप आधा से 1% तक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन ग्लोबल संकेतों के दम पर भारतीय बाजारों में बाकी 6-7 संकेत हमारे अपने और एक संकेत अमेरिका का, इन सब के दम पर मजबूती के साथ करते कारोबार। बिल्कुल सर, और मिलजुल कर सारे संकेत आ रहे हैं। जो नतीजे भी आए कोटक के अच्छे रहे सर, वहां से भी थोड़ा एक्शन है। अब समझाएं, जो आप मार्केट की बात कर रहे थे आज सुबह की, एक तो आपने कहा था कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा एक्शन दिखा सकता है, वो हमने होते हुए देखा। 18,250, 18,300 की आपने अपवर्ड रेजिस्टेंस की बात करी थी, बिल्कुल 265 के करीब का हाई बनाया। तो क्या अभी फिर से जो मोमेंटम ये बन रहा है, फिर से डेज हाई की तरफ, या उसको टेकआउट करने की कोशिश है, या फिर वापस रेजिस्टेंस जोन में वैसे ही कंजेशन आएगा? जितना गहरा घाव हो उतना ही भरने में वक्त लगता है। सही बात है ना, ये आम धारणा है। लेकिन बाजार के साथ दीप ऐसा है कि जितनी तेज गिरावट हो उतना बढ़ने में वक्त लगता है। तो इस बार गिरावट बहुत तेज हुई नहीं है, 4 दिन तक हुई है, तो थोड़ा सा समय लेंगे हम। अच्छा। धीरे धीरे बढ़ेंगे, 1 एट अ टाइम, एक लेवल को पार करते जाएं, ताकत महसूस करें। से अभी क्या हुआ है, आज बाजार में क्या हुआ है? आज बाजार में एक चीज हुई है, 18,100 के आसपास की सप्लाई खत्म हो गई जी। सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है? सप्लाई तो है, मार्केट ऐसा कोई वन साइडेड नहीं जा रहा है, दिन में 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ है। करेक्ट। सप्लाई तो है, निफ्टी वाले स्टॉक्स में कम है, बैंक निफ्टी वालों में ज्यादा है, कहीं और है। बिल्कुल। लेकिन इस सप्लाई में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब 18,100 के आसपास बिकवाली नहीं है, खरीदारी है। ये चेंज है थॉट प्रोसेस में। अब 18,200 के ऊपर आप टिक रहे हैं, 18,200 के कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़े बैकफुट पर आएंगे। हम पहले 18,250, 18,325 की रेंज पे पहुंचेंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या बाजार रुकता है तो कल का इंतजार करेंगे। अगर आज ही पार करके उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मजबूती का और संकेत आएगा। तब आपके लिए 18,375, 18,450 वो रेंज, हर 75 पॉइंट ऊपर निफ्टी में आपको हल्की फुल्की रुकावट है। 250, 325, फिर 50 पॉइंट ये 375, फिर 450। ये इस लेवल को हमें 1 बाय 1 ट्रेड करना है, और इसके लिए मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर आपका व्यू 3 दिनों का है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप 18,375, 18,450 की रेंज को देख लें। 18,500 के ऊपर तो भरपूर तेजी बनेगी, भरपूर मतलब लाइफ हाई वाली, और फिर 19,000 भी आएगा वापस। करेक्शन पूरा करके हल्का होकर बाजार मजबूती दिखा देंगे। लेकिन तब तक ऐसा भी ना सोचें कि एक दिन की मजबूती हुई है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम मार्केट को रेस्पेक्ट करते हुए, अपने पिछले 5 दिनों के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए धीमे धीमे चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। अब जब तक 18,100 ना टूटे तब तक डरने की जरूरत नहीं। उस लेवल के आसपास आपकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। अब इस वक्त एग्रेसिव सेलर नहीं है, एग्रेसिव बायर है। और आई एम श्योर आज आप जो डेटा देखेंगे, फिगर्स देखेंगे एफआईएस के, वो अच्छे हो ना हो, बहुत बुरे नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, बहुत बुरे नहीं होंगे जिनसे आपको डर लगे कि फिर से हम कहीं गिर न जाएं। तो एक बदलाव जो हो रहा है दीप, सबसे बड़ा बदलाव जिसकी आज सुबह हम बात कर रहे थे, ये सेल ऑन राइज नहीं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इन लेवल्स पे बेचना नहीं, खरीदना है। अब रिकवरी में वाकई में हम वापस से नया हाई बना देंगे, 18,400 पार कर लेंगे, ये वक्त बिताएगा। ये मैं कोई और कॉन्फिडेंस में चीजें बोलना नहीं चाहता, लेकिन रिकवरी दिख रही है, बेचने का लेवल नहीं दिख रहा है।
आपको ऊपर में छूटने का मौका मिलेगा, अगर आपने खरीदा है तो प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। सो जैसा मार्केट चल रहा है उसको अगले 2 दिन तक, एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो मैं कुछ और कमेंट्री करता था, मंथली एक्सपायरी है तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और देखते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। बिल्कुल सर, तो चलिए यही एक्शन है भरपूर, और ढेरों कैश के नंबर्स आ रहे हैं, कुछ बेहतरीन नंबर्स भी आ रहे हैं जिस पर आप बाजार भी रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। आइए उन स्टॉक्स पर भी करेंगे फोकस, जो नंबर्स आ गए हैं इनके बारे में भी जाने, और आने वाले दिनों के कुछ इवेंट्स पर भी ध्यान डालना जरूरी है। मानसी और वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजे कई सारे हैं निफ्टी स्पेस में, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला के नंबर्स हैं, अंबुजा सीमेंट, एमजीएल, डॉक्टर लाल पैथलैब, परसिस्टेंट सिस्टम, नाम इंडिया, टोरेंट फार्मा, वायदा बाजार में इनके नतीजे आ जाने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पेनाल्टी केस की सुनवाई आज होने वाली है, इस पर नजर है। वहीं WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की एक बैठक कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर होने जा रही है। इसके अलावा जी इन्वेस्को केस की जो सुनवाई है वो भी आज होने वाली है, वर्डिक्ट आज आता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी फोकस है। शिवा सीमेंट बोर्ड मीट है वॉलंटरी डीलिस्टिंग को लेकर, और ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, आईआरबी इंफ्रा, दोनों ही कंपनियां पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड मीट्स करने वाली है। तेजस नेटवर्क पर भी फोकस रखे। पेनेटोम फिनवेस्ट जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसकी तरफ से जो टेक ओवर ऑफर था वो आज बंद हो जाएगा। ऑफर प्राइस 258 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। कल 27 अक्टूबर के दिन निफ्टी में अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एलएनटी, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ, टाइटन, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आएंगे। और वायदा बाजार की भी ठीक ऐसी लंबी लिस्ट है। अदानी एंटरप्राइजेस, कमिंस इंडिया, डालमिया भारत, दीपक नाइट्राइट, ल्यूपिन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, टोरेंट पावर, यूबीएल, यूएसएल, पीएनबी के नंबर्स पर फोकस रहेगा। टीटीके प्रेस्टीज बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन पर इस बोर्ड बैठक में फैसला किया जाएगा। एमपीएस बायबैक को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगी, और सागर सीमेंट की पूंजी जुटाने को लेकर बैठक होने वाली है। हेल्थ मिनिस्टर फार्मा इन्वेस्टर समिट को कल एड्रेस करने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। वहीं बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन कल आते हुए दिखेंगे, और यूके का बजट है जिस पर नजर रहेगी। हैवल्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। और अंत में 28 अक्टूबर महीने का आखिरी गुरुवार अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी होगी। नई सीरीज यानी नवंबर सीरीज से 8 स्टॉक्स वायदा बाजार में शामिल होने वाले हैं। नाइका का आईपीओ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच खुलेगा, प्राइस बैंड जिसका 1085 से 1125 का है। वहीं अमारा राजा बैटरीज कंपनी के प्लान्स बंद करने की आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो अपील है उस पर अगली सुनवाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में होने जा रही है गुरुवार के दिन। IRCTC 1:5 रेशो में शेयर विभाजन की एक्स डेट है। स्कैफलर इंडिया नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट पर फैसला आता हुआ दिखेगा। वहीं GHCL फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड मीट होगी। इजी ट्रिप प्लानर्स अधिग्रहण के प्रस्ताव पर 28 अक्टूबर को विचार करेगा। अदानी गैस पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होगी। टाटा मोटर्स देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल रेंज जो है उसे गुरुवार के दिन लॉन्च करने जा रही है। यूएस Q3 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं इस दिन। वहीं एशियन पेंट्स एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 28 अक्टूबर तक के ट्रिगर्स। टाटा मोटर्स क्या रेंज लॉन्च करने जा रही है? सर, कमर्शियल व्हीकल की रेंज, देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल की प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगी गुरुवार के दिन। नई गाड़ियाँ? जी, ओके, इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ अब पैसेंजर व्हीकल्स जो आएंगे। ओके, पैसेंजर व्हीकल्स की कुछ बड़ी रेंज, सीवी, इनकी सीवी की जो कमर्शियल व्हीकल्स की, नॉट पैसेंजर, अच्छा ट्रक्स की जो रेंज, ट्रक्स वगैरह और जो उनके टेम्पो वगैरह जो होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो टाटा मोटर्स 4%, वाह, टाटा जी की जय हो। वापस 500 पे आपने कहा, आप कह रहे थे ये वाले यही चला रहे हैं आज का मार्केट, तो बिल्कुल सारे टाटा स्टॉक्स। अच्छा बताइए वरुण, रिजल्ट्स आए होंगे ढेर सारे? अरे बहुत है अनिल जी, मतलब मैं आ रहा था अंदर तब तक ही 3-4 और आ चुके। थोड़े रुक के आ जाते। टाइम कंस्ट्रेंट अनिल जी, क्या करें। चलिए, सबसे पहले कोटक बैंक, इस कंपनी के नतीजे काफी अच्छे हैं। मुनाफा 2030 करोड़ के आसपास आया है, 1840 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था। ग्रॉस एनपीए जो है 3.56% से घटकर करीब 3.19% के आसपास आए हैं। प्रोविजनिंग जो है हालांकि वो थोड़ी बड़ी है, 333 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ के आसपास आई है। ये वाई है। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 704 करोड़ से घटकर ये करीब 424 करोड़ के आसपास आई है। कैनरा बैंक मुनाफा 444 करोड़ से बढ़कर करीब 1333 करोड़ के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीए जो है 8.5% से घटकर 8.42% के आसपास आए हैं। अन्य आय का कंपोनेंट बड़ा है, 4270 करोड़ के आसपास अन्य आय है। इसके अलावा सेरा सैनिटरी वेयर, यहाँ पे मुनाफा जो है 23 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 13% से बढ़कर ये 15% पे आए हैं। ग्रीव्स कॉटन
घाटा 22.4 करोड़ से बढ़कर करीब 23.2 करोड़ के आसपास आया है। 15.5 करोड़ के मुकाबले कंपनी ने 82 करोड़ के आसपास का कामकाजी घाटा जो है वो यहाँ पे पेश किया है। सिम्फनी कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है 15 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ के आसपास आया है। शारदा क्रॉपकेम मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ पे आया है। कैडिला हेल्थ यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ज़ाइकोवी डी जल्द जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल हो सकती है। गोवा कार्बन इन्होंने जो बिलासपुर का यूनिट जहाँ पे कामकाज बंद किया था वो फिर से शुरू कर दिया है। एचजी इंफ्रा इस कंपनी को करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर्स, माफ कीजिएगा 2300 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो NHAI से मिले हैं। इन्फोसिस इस कंपनी को एक कंपनी से ऑर्डर मिला है डिजिटल IT सर्विसेज मैनेजमेंट के लिए। ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। HDFC इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इस कंपनी ने करार किया है। होम लोन के लिए स्ट्रैटेजिक करार किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक डील्स आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में हुई है। ITC में 16 लाख शेयर्स, ONGC में 20,70,000 शेयर्स, RVNL में 20 लाख शेयर, PNB में 45 लाख शेयर्स, साउथ इंडियन बैंक में 48 लाख, NHPC में 20 लाख, भेल में 22 लाख और SBI में 11 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। बड़े सौदे बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो फिगर्स बड़े बड़े आएंगे FIs और घरेलू फंड्स के आज बिकवाली खरीदारी के, है ना। बड़े दिनों बाद तगड़ी ब्लॉक डील्स का दिन है, तगड़ी ब्लॉक डील्स, तो एक्शन भरपूर है। और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल हर रोज की तरह वागले साहब के लिए, और उसके बाद विश्वेश जी भी तैयार हैं आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देने के लिए। तो पहले वागले साहब का स्वागत। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, कोटक बैंक में कुछ हो रहा है रिजल्ट के बाद, अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है 2200 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जो फोर्स से निकाला है, मुझे लगता है ये 2300-310 तक जाने के लिए तैयार है। अभी के अभी बाय करने वाला स्टॉक है 2225-30 ये रेंज में। 2200 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा और 2310 का टारगेट मुझे दिखता है कि कल तक आ जाना चाहिए। अनिल जी, मेरे पास एक और कॉल है, अगर आप मुझे परमिशन दे तो तुरंत जल्दी से बताइए, भाग जाएगा नहीं तो जल्दी से बताइए। अनिल जी, बैंकिंग में कुछ हो रहा है। CUB मेरे रडार पर है, अभी 179-179.20 है। मेरे को 180 के ऊपर जैसे ये निकलता है उसके बाद ही लेना है। 180 के बाद निकलने के बाद ले लीजिए 177 का स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट होगा 187-188 का 2 से 3 दिनों का। बिल्कुल। CUB यानी कि सिटी यूनियन बैंक आज लगातार खरीदारी की राह इस पर आती हुई दिख रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और मेरे ख्याल से बसीन साहब ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया है। 175 के आसपास, 183.50 का पहला टारगेट दिया, लगभग उसके आसपास पहुंचा भी है, और बाकी भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की राह आती हुई दिख रही है। सिटी यूनियन बैंक और कोटक बैंक दोनों हैं पसंद वागले साहब को। 2310 ये रखें टारगेट नतीजों के बाद। मतलब एक स्पेस है जहाँ रिजल्ट के बाद तेजी हो रही है, और वो है बैंक्स, है ना। तो गजब की तेजी हुई है ICICI और वही कोटक। बस अब बचा कौन सा, एक्सिस बचा है आज के लिए। चलिए देखते हैं वहां क्या कुछ होता है, तब तक पूछ लेते हैं विश्वेश जी का क्या इरादा है। बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू होना चाहिए अपसाइड में, और यहाँ पे निफ्टी अब मूव करना चाहिए क्योंकि निफ्टी में डेटा बहुत अच्छे हैं। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। ट्रेड ये है अनिल जी कि 18,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीबन 188-89 के आसपास मिल रहा है। थोड़ा सा वाइडर स्टॉप लॉस रखेंगे 120 का, मतलब थोड़ा अगर नीचे आता है 160 तक तो भी ऐड करें। 260, 300 और 350 के टारगेट होंगे। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,200 के कॉल ऑप्शन का इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट 70 लाख था, जो अभी घट के ऑलमोस्ट 63 लाख हो गया, मतलब 7 लाख शेयर कट हुए हैं। आज है ट्यूसडे, और 18,300 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हमने एंटिसिपेट किया था कल कि हम 18,200 की ओर जाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है स्पॉट ऑलरेडी 220 है एनर्जी, तो इनको काटना पड़ेगा अगर कोटक बैंक में मूवमेंट आता है। और मेटल्स, जो कल हमने अगेन एंटिसिपेट किया था, तो मेटल्स और बैंक्स विल लीड द निफ्टी फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है एनर्जी 18,200 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए। तो 18,100 के कॉल का हम इन द मनी कॉल बाय कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग मूवमेंट इन द निफ्टी। तो 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय, 120 का स्टॉप लॉस और 350 के टारगेट। 18,100 का कॉल खरीदना है 350 के टारगेट के लिए, तो बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं विश्वेश जी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शन है। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं आपकी क्या होगी इस समय स्ट्रैटेजी।
देखिए यहाँ पे मैं एक साथ दो ऑप्शन की कॉल ले रहा हूँ। एक तो टाटा स्टील की हम कॉल लेंगे 1320 की, जो आपको अभी मिलती है 22 से 23 रुपए के बीच में। 23 में भी मिलती है तो लेनी चाहिए, और इसके टारगेट बनेंगे 50 रुपए का, यानी कि ये डबल हो सकती है कॉल। इस एक्सपायरी की है नेक्स्ट 2 दिनों में। और जो आप 23 में ले रहे हैं इसका स्टॉप लॉस 15 रुपए का रखें, क्योंकि जो टाटा स्टील में शॉर्ट पोजीशन बनी है अभी, इसकी जो मूवमेंट है वो केवल शॉर्ट कवरिंग पे चलेगी, और लास्ट आधे घंटे में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि टाटा स्टील 1360 की तरफ इस एक्सपायरी में जाना चाहिए, इसलिए हम 1320 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 22-23 में ऐसे लेना है, 50 का टारगेट और 15 का स्टॉप लॉस। इसके साथ साथ मैं एक और कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम करीब जो कॉल ऑप्शन लेंगे वो 2640 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 33 रुपीज़ है। और ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो अभी मूवमेंट आई है निफ्टी फ्लैट से जो 100 पॉइंट बढ़ी है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री 30-35 पॉइंट ऊपर आया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को इस बार जो लीडरशिप एक्सपायरी में देगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज दे सकता है। तो नेक्स्ट 2 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री की जो 2640 की कॉल हम 33 में ले रहे हैं, इसका टारगेट करीब 60 रुपया हो सकता है और स्टॉप लॉस 20 रुपया रखना है। तो ये दोनों स्टॉक पे फोकस इस नेक्स्ट 2-3 दिन में रखना चाहिए, जहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद लग रही है। कवरिंग का पूरा आसार आपको बाजार में दिख रहा है। इंडेक्स पर अभी विश्वेश जी भी यही कह रहे थे, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए, रिलायंस पार्टिसिपेशन के लिए हो रहा है तैयार। 2640 की कॉल खरीदने की राय नितिन जी की तरफ से, और साथ ही टाटा स्टील पर भी बड़ा एक्शन है। करीब 3-3.5% ऊपर इस समय आपको टाटा स्टील भी आते हुए दिख रहा है। तो इंडेक्स पर भरपूर एक्शन है। 18,250 पर वापस निफ्टी भी आया है, देखा है 265 के करीब है। देखते हैं अब क्या डेज हाई भी क्रॉस करने के लिए निफ्टी हो रहा है तैयार। सारे मेटल्स पर डालिए नजर। टाटा स्टील 3% ऊपर, जेएसपीएल 5% ऊपर, नैल्को और सेल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन, और वेदांता भी अभी एक्शन में आ रहा है। मेटल में एक स्टॉक और है दीप जिस पर फोकस करना चाहिए, और वो है जिंदाल स्टेनलेस। अभी नतीजा है, नतीजों के बाद 17% ऊपर जिंदाल स्टेनलेस का स्टॉक है। और जिंदाल स्टेनलेस के साथ साथ ही जिंदाल स्टेनलेस हिसार, इन दोनों शेयरों को एक साथ लेकर आए हैं स्क्रीन पर। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह का रिजल्ट भले जिंदाल स्टेनलेस के आए हों, लेकिन जिंदाल स्टेनलेस और जिंदाल स्टेनलेस हिसार दोनों का मर्जर होना है। मर्जर का रेशियो भी आ चुका है, हर 100 शेयर पर 195 शेयर आपको मिलेंगे जेएसएल के। तो उस हिसाब से कितना परसेंट भागा है? जेएसएल 17% और ये 14%। और जीएसएल और जेएसएल हिसार, इन दोनों का जो मर्जर रेशियो, हाँ अब बराबर दोनों स्टॉक लगभग उसी रेशियो में बढ़ने चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि जितना जिंदाल स्टेनलेस बढ़ेगा उतने जिंदाल स्टेनलेस हिसार भी बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से होता दिख रहा है जिंदाल स्टेनलेस। इसके नतीजों पर के बाद एक बार चार्ट्स पर जरा राय ली जाए। नहीं, इसको छोड़ दे, जिंदाल स्टेनलेस हिसार पर लेते हैं क्योंकि ये कम बढ़ा हुआ है। बंसल जी चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी चार्ट देखें तो चार्ट अनिल जी पॉजिटिव हैं, और इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक नेकलाइन को तोड़ा है। आपके बोलने के बाद अनिल जी इसने 335 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, उसके बाद स्टॉक ब्लास्ट हो रहा है, 348 के अराउंड चल रहा है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें, अनचार्टेड टेरिटरी में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बने रहने की राय है। और अगर करेक्शन में कभी मिल जाए स्टॉक के आज की वोलेटिलिटी में 340 के अराउंड, तो अच्छे स्तर है, वहां पे ऐड करना चाहिए। तो 340 पर अगर आपको मिल जाए तो अच्छे स्तर है ऐड करने के लिए। 349 पर है, बट नतीजों के बाद बड़ा रिएक्शन जिंदल स्टेनलेस में ऑफकोर्स आपको बताते हुए दिख रहा है, और साथ ही जेएसएल हिसार में भी आप बड़ी मूव देख रहे हैं। आइए देखते हैं सुमित जी ने कौन सा स्टॉक किया है स्पॉट बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 117 रुपए 50 पैसे, 117 रुपए 70 पैसे, और स्टॉक का नाम है जिंदाल 100। जिंदाल 100 के अंदर एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद आज फर्स्ट डे है, और आज फर्स्ट कैंडल है जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। तो जिंदाल 100 के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक यहां से इस हफ्ते के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 125 रुपया, 130 रुपया, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। ये टारगेट अचीव होने पे और भी ऊपर का मूव बनेगा। फिलहाल 111 के स्टॉप लॉस से 125 से 130 के टारगेट्स के लिए जिंदाल 100 में खरीदारी करें। 125 के टारगेट्स के लिए जिंदल 100 पर भी आपको करनी खरीदारी। एक और जिंदल ग्रुप का स्टॉक जिस पर आप मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं, बड़ी मूव आ रही है। टाटा के बाद जिसके आगे जिंदल लगाओ वैसे ही हो रहा है, नेक्स्ट लेग वैसे ही हो रहा है कि अब जिसके आगे जिंदल लगाओ वो स्टॉक तेजी से भाग रहे हैं। आइए और कुछ स्टॉक्स भागने को तैयार है, बता रहे हैं कुणाल जी और राकेश जी। स्पेशल पिक उनकी तरफ से।
राकेश जी बताएं सर। पहले तो अनिल जी आपको और सुमित जी को जिंदाल बोलने वाले अनिल जी आप दोनों को एक स्पेशल प्रणाम है। और अनिल जी स्पेशल पिक है नेल्को। जब आपने जिंदल हिसार की बात करी अनिल, मुझे लगा शायद आप नेल्को की तरफ जा रहे हैं। काफी बेहतरीन अनिल जी, क्लास ए रिवर्सल बना है, इसलिए इसको स्पेशल पिक के तौर पे लिया है। नीचे में 104 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 113 से लेकर 117 के टारगेट के लिए नेल्को पर खरीदारी की राय है। 113 पहला टारगेट है, 117 दूसरा टारगेट है, 104 स्टॉप लॉस है। को पर आ रही है मूव, बड़े करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक भी लग रहा है मूवमेंट के लिए तैयार। तो नाल्को, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील, जेएसपीएल, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूव दिखा रहे हैं। सुमित जी, सेल पर आपका कॉल नहीं आया सर 120 के लेवल पर, तो ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। से आज शायद बैन में है सेल, इसके लिए अभी तक व्यू नहीं निकाला, बट ओवरऑल अगर कोई कैश में लेना चाहता है तो सेल में बिल्कुल खरीदारी करे। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव दिखाने ही वाला है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 125 से 130 के टारगेट्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और इस बारी अगर 130 का लेवल टूटा तो ये 150 के पार जाएगा, यानी 150 के ऊपर के लेवल सेल में देखने को मिलेंगे। कैश में बिल्कुल पोजीशंस बनाए और होल्ड करें। 111, 113 नीचे पे सपोर्ट लेवल्स है और ऊपर में 130 का पहला टारगेट। बिल्कुल कैश में पोजीशन बनाए। वायदा कारोबार के बैन में है सेल, बट बड़ी मूव में आ रहा है। 120 का लेवल आपको इस पर आते हुए दिखा है। मेटल्स के साथ साथ फाइनेंशियल शेयर्स में भी अच्छा एक्शन है। L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंस दोनों में ही आप एक अच्छी मूव आते हुए दिख रहे हैं, करीब 4% ऊपर। वागले साहब जरा देखें चार्ट्स पर L&T फाइनेंस कैसा दिख रहा है सर इस समय 85 का लेवल आते हुए। दीपांशु 85 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ये 90, 89, 90 तक जा सकता है, बट इतनी स्ट्रेंथ है नहीं, ये बाउंस बैक मूव है, ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा तो यस 3-4 रुपए की मूव बिल्कुल आ सकती है मार्केट के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं मैं ये पैटर्न के इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग पर। एक्साइटेड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे है भी नहीं, स्टॉक भी वैसे ढीला ही काम कर रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट है क्रिकेट की दुनिया में। बिल्कुल। आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमें शामिल हो गई और जिन मतलब कॉरपोरेट्स ने या ग्रुप ने इन टीमों को खरीदा है वो बड़ा गजब का है। जिन दामों में खरीदा है और ज़्यादा मतलब आंखें खुली रह जाएगी, ये क्या। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। तो ये भी एक तरह से एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनते हुए जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आईपीएल में किसने खरीदा है, किस दाम पर खरीदा है, क्या है डिटेल्स, अच्छा ये तो ठीक है। बाकी जो टीमें हैं, ऑलरेडी 8 टीमें हैं, उनके वैल्यूएशंस किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स बता रहे हैं वरुण बताइए क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो एक तो अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस भाव पे खरीदा है वो सबसे गजब का है। आई मीन बीसीसीआई ने खुद ने नहीं सोचा था कि इतना मिल जाएगा। वो सोचे थे कि करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेगा, दोनों मिलाकर, और मिला कितना 12,500 करोड़, सीधा दुगना। तो वही तो बीसीसीआई ने खुद ने नहीं सोचा था कि इस तरह के वैल्यूएशंस मिलेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि वो पहले है ना, बचपन में हम सिखाते पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये उल्टा है। मैं तो अच्छा खेल लेता था क्रिकेट एक्चुअली, सीरियसली तो कॉलेज की टीम तक तो खेला था थोड़ा। सचिन तेंदुलकर के साथ आपने खेला वो तो खैर वो तो अलग चीज है, वो तो एक वंस इन लाइफ टाइम वाली बात है, बट अदरवाइज भी जनरली खेला। पहले पता होता कि ऐसे आईपीएल तो एक जनरेशन बाद पैदा होते हम गिवन एन ऑप्शन, और दूसरा पढ़ते नहीं, तो कभी कभी पढ़ने के नुकसान हो जाते हैं। नंबर तो खैर वहां पर भी आते हैं सर। अमेजिंग, मतलब क्या गजब का, मतलब क्रिकेट मतलब नॉट ओनली क्रिकेट बट सारे स्पोर्ट्स में जो बड़े बिजनेस बन रहे हैं। तो आपको पता है आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है इकोसिस्टम बोलते हैं उसको, बेसिकली उसकी वैल्यूएशन क्या है कुल मिला के 85,000 करोड़ 45,800 करोड़ के आसपास है। एक रिसर्च फर्म ने इसके ऊपर रिसर्च निकाली थी कि इस तरह के वैल्यूएशन होगा, और ये कब की बात है, ये 2020 की उन्होंने वैल्यूएशन निकाली थी। अभी की तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली भी नहीं है, मेरे ख्याल से ये 50,000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। हाँ, अब तो आराम से पहुंचेगी, क्योंकि ये री-रेटिंग करेंगे पूरी तरीके से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 2 नई टीम शामिल हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो आरपीएसजी वेंचर्स ने लखनऊ की टीम खरीदी और 7,090 करोड़ में इसकी बोली जीती है इन्होंने। और अहमदाबाद की जो टीम है उसको सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने
जो कि एरेली कंपनी पीटी लिमिटेड है, उन्होंने 5,626 करोड़ में खरीदी है। एक अच्छी बात तो ये है कि अब इसमें पी फर्म जो है वो भी आ रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिडिंग से पहले दरअसल बीसीसीआई ने जो बेस प्राइस रखा था वो करीब 2,000 करोड़ के आसपास का था, और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो करीब 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास रहेगी, और इसके लिए माना जा रहा था कि इस पूरे बिडिंग प्रोसेस से करीब 5 से 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन करीब 12,000 साढ़े 12,000 करोड़ जो है वो दरअसल बीसीसीआई को मिले हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि टीम्स की वैल्यूएशन जो है वो करीब 3 से 4,000 करोड़ के आसपास मानी जा रही थी। इनफैक्ट आईपीएल जीतने के बाद सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है उनकी भी वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी थी। इसके पहले उनकी वैल्यूएशन करीब 3,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आईपीएल जीतने के बाद उनकी वैल्यूएशन जो है वो करीब 4,200 करोड़ के आसपास हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, अगर अभी आप देखेंगे तो ये जितनी भी टीम्स है इनकी वैल्यूएशंस 6,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। इनफैक्ट ये 5,625 और 7,000 करोड़ को आप मिक्स कर ले तो आते हैं करीब 12,000 करोड़, तो उससे भी डिवाइड कर ले तो 6,000 करोड़ के आसपास आती है। और इनफैक्ट ग्रे मार्केट में सीएसके के जो टीम का भाव चल रहा है वो जो 4,000 करोड़ चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से 20 तारीख के आसपास ही, वो अब बढ़ के करीब 6,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप बाकी टीम्स पे भी नजर रखें तो दिल्ली कैपिटल्स इनको ओन करती है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप 50-50 जॉइंट वेंचर है। आरसीबी जिसको यूनाइटेड स्पिरिट्स ओन करती है, सनराइजर्स हैदराबाद जिसको सन टीवी ओन करता है, सन टीवी नेटवर्क्स। इसके अलावा सीएसके तो मैंने आपको बताया इंडिया सीमेंट होल्ड करती है, मुंबई इंडियंस को रिलायंस ग्रुप होल्ड करता है। तो ये सारी की सारी टीम्स जो है जिनकी वैल्यूएशन पिछले कुछ दिनों में 3 से 4,000 करोड़ के आसपास थी, ये अब बढ़ के 6,000 करोड़ और उसके भी पार जा चुकी है। सिर्फ 6,000 करोड़ पे रुकी नहीं है। जो मैं देख रहा था अनिल जी, आपको बता देता हूँ, सीएसके का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कुछ दिनों पहले 135 पे था, ट्रेड करता था, वो 210 पे आ चुका है। तो मतलब अब अल्टीमेटली नेक्स्ट ये होना चाहिए कि ये सारी कंपनियां लिस्ट हों। अगर लिस्ट हो गई तो अनिल जी क्या बात है। तो फिर ये कि जो कंपनियां मतलब जो टीम्स खेल रही हैं अच्छा प्रदर्शन करते रहे, नेक्स्ट डे उसका मैच जीता, स्टॉक ऊपर। सवाल ही नोट क्यों। और अनिल जी इंटरेस्टिंग ये है कि जब 2008 में बिडिंग हुई थी तो 400 करोड़ में खरीदी थी लोगों ने, और आज वही फ्रेंचाइजी 7,000 करोड़ में खरीदी जा रही है। वैल्यू क्रिएशन देखिए। 10 रुपए में आया था इसका, 10 या 100 रुपए में जो आया था इशू, इन्फोसिस का डिवॉल्व हुआ था, किसी ने भरा नहीं पैसा उसमें। इशू भर नहीं पाया था, अंडर राइटर्स को भरना पड़ा था। आज लाइन लगा के लोग खरीदते हैं इन्फोसिस, है ना। ये तो वक्त की बात है, प्रूव करने के बाद वैल्यू मिलती है। ये बात तो है कि नहीं? बिल्कुल जी। पर ये जो आप बात बोल रहे हैं ना सर कि मैच विन के बाद या मैच डिफीट के बाद फर्क पड़ता है, हाँ। ये सीएसके में भी पड़ रहा है। करेक्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो वो ओनर्स आ गए सीबीसी, वो भी अब इसमें, मैनचेस्टर यूनाइटेड का शेयर हांगकांग में लिस्टेड है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बाद वहां पर भी असर पड़ता है, जैसा हमने बिल्कुल बिल्कुल। और कल तो गंदा ही आ रहे थे, कल ही आ रहे थे, परसों मतलब संडे को, हाँ। बट खैर टीम भी तगड़ी थी सामने तो आया। बट एनीवे, तो ये चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। चोपड़ा साहब कैसे देखते हैं वैल्यूएशन, और वाकई में क्या जो कंपनियां या जो कॉर्पोरेट ग्रुप इन्हें खरीदे उन्हें फायदा होता है क्या? देखिए अनिल जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में ये 1,000 करोड़ का जो आंकड़ा है ये बहुत ही ऐसे मतलब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वैल्यूएशन हमारे यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल में जो यूनिकॉर्न्स बने, और यूनिकॉर्न ही हजारों करोड़ में वैल्यूएशन आई, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो अभी रिसेंट लिस्टिंग जोमेटो की, और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हमारे बने। तो हजारों करोड़ जो है वो इंडिया में भी दिखाई देता है, जो पहले कभी किसी जमाने में वैल्यूएशन गेम यूएस में हुआ करता, जब टेक्नोलॉजी कंपनीज में हमने देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक की इतनी वैल्यूएशन हुई, और जो फैंग स्टॉक्स थे। तो मुझे लगता है कि आईपीएल भी अपने आप में अपनी श्रेणी में एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया उन लोगों के लिए जो इसमें कहीं ना कहीं इसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहां 400-500 करोड़ में टीमें बिका करती थी, अब वो हजारों करोड़ में पहुंच चुकी हैं, और हो सकता है कल को लाखों करोड़ में भी हो। तो ये फ्रेंचाइज क्रिएट किया गया, ब्रांड क्रिएट किया गया, उस ब्रांड से लेके बहुत सारी चीज़ें जो कि आसपास इसके चलती हैं। देखिए, पूरा एडवर्टाइजिंग जो होता है आईपीएल में, तो कंपनियां अपना एडवर्टाइजिंग बजट बनाती हैं, कंपनीज लाइक बायजूस या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो स्पॉन्सर करती हैं, पेटीएम करता है, तो वो बजट भी कई सैकड़ों करोड़ों में होता है। तो उससे अर्निंग्स होती हैं, व्यूअरशिप से अर्निंग्स होती हैं, जो स्टेडियम के टिकट सेल से वहाँ अर्निंग्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरी चीज़ को हम विजिबिलिटी से जोड़ के देखें तो अच्छा होगा, क्योंकि कितनी आईबॉल्स अट्रैक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। और अब आईपीएल फ्रेंचाइज जो है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। कल को मैनचेस्टर यूनाइटेड या यूरोपियन जो क्लब्स हैं
लिवरपूल वगैरह उनसे भी कल को टक्कर ले। तो आइडिया यही है, ये जो ललित मोदी जी ने शुरू किया था, तो ये ईपीएल की तर्ज पे किया था, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग थी, तो उसके बेसिस पे ही इंडियन प्रीमियर लीग को लॉन्च किया गया था। तो मेरे को बिल्कुल इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आने वाले सालों में ये हजारों करोड़ जो है वो लाखों करोड़ में होंगे, और हो सकता है कि हम भी हांगकांग में, सिंगापुर में या दूसरी विदेशी एक्सचेंजेस में हमारी अपनी टीम्स को लिस्टेड होते हुए देखें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्रांडिंग एक्सरसाइज है, जिसमें मुझे लगता है लोग कमा भी रहे होंगे। जाहिर बात है, कहीं ना कहीं जब हैंड्स चेंज होते हैं, आपने पूछा कि इसमें लोग कमा भी रहे हैं क्या, तो जाहिर बात है कि जब हैंड्स चेंज होते हैं, अपनी वैल्यूएशन अनलॉक करते हैं, लोग अपना स्टेक बेचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अनलॉकिंग होगी, और इस तरह से जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हैं हम आईपीएल टीम्स में भी देखेंगे। यानी कि तो जो बात है ना दीप, अब आज एक चीज समझिए, इतने लोगों ने लाइन लगा कि अच्छा मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं उन्होंने भी बिड की थी, उनको मिली नहीं, और उनका जो स्टॉक लिस्टेड है उसकी वैल्यू है 20,000 करोड़ के आसपास, $2.6 बिलियन, यानी कि 20,000 करोड़ की वैल्यू है। अब मुझे बताओ, आज 7,000 करोड़ में लखनऊ गई है, ठीक है, तो कौन सी बड़ी बात है कि जो टॉप आईपीएल की कंसिस्टेंट परफॉर्मर चेन्नई और मुंबई है, राइट, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ, तो उनकी कौन सी बड़ी बात है 10-12,000 करोड़ की वैल्यूएशन अभी हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज, 8-10-15 लोग लाइन लगाकर खड़े थे लेने के लिए, सबने अपनी किसी को आज किसी को बोला कि चलो 7,000 में बिके, 9-10,000 करोड़ में किसी को अपनी एग्जिस्टिंग टीम बेचनी हो, आराम से अभी खड़े खड़े बिक जाए। होगा, एस्टैब्लिश फ्रेंचाइज तो पहले ही जाएगी, है ना, एस्टेब्लिश्ड है, 8-10 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लेयर्स पड़े आपके पास, सब कुछ तो है, राइट। तो ये तो गजब का गेम है। एनीवे, तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आईपीएल का बिजनेस का आंकड़ा। आइए बढ़ते आगे, स्पेशल फोन अ फ्रेंड रिक्वेस्ट किया, आशीष केलकर साहब ने कहा कि कुछ बड़ा दमदार कॉल उनके पास है, वो लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं, बिगुल। बताएं आशीष जी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। जी सर। देखिए, जब ये स्पेशल रिक्वेस्ट मैं तभी करता हूँ जब कन्विक्शन अच्छा होता है, और आपने हमेशा मेरे वो रिक्वेस्ट को ये किया है, तो उसके सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उसी तरह के कन्विक्शन वाला कॉल आज लेके मैं अपने दर्शकों के लिए आया हूँ। बैंकिंग स्टॉक है, और इसने 2 पैटर्न का ब्रेकआउट अभी अभी दिया है। पहला पैटर्न है डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, जो एंड ऑफ डे पे मिला है, और इंट्राडे के चार्ट पर इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बना दिया है, जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसीलिए ये कन्विक्शन वाला है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसमें फ्यूचर का और ऑप्शन का दोनों स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट, ये जो स्टॉक है, इसने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। अभी फ्यूचर 52.35 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ही नजदीक का रहेगा, और ये ट्रेड अनिल जी सिर्फ अगले 2 दिनों के लिए है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। मेरा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 51 रुपीज का, और मेरा गुरुवार तक का लक्ष्य रहेगा 59 रुपीज का। यानी हमारे 1.5 रुपए के सामने करीबन 8 रुपए का रिवॉर्ड बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे मेरा ये कॉल है। कॉल ऑप्शन के जरिए 52 का कॉल अगले 2 दिन के लिए अगर हम लेते हैं, तो उसका कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है अभी करीबन ₹1.70। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 90 पैसे का, 90 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मेरा ऑप्शन के लिए लक्ष्य रहेगा 4 रुपए का, यानी यहाँ से दुगना हो सकता है ये ऑप्शन अगले 2 दिनों के लिए। तो अक्टूबर महीने का ही कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 50 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का। 59 का टारगेट सीधा, बीच में कुछ नहीं? नहीं सर, 59 का ही दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर सीधा, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है और वो जो लेवल दिखाई दे रही है वो सीधी 59 की दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। गजब, बड़े टारगेट, बहुत बढ़िया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सुबह भी आज आया था ना कॉल, हाँ, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 10 की कमाई में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वहां पर भी बड़े टारगेट 65 रुपए के दिए थे, तो यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही। 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष जी अपनी स्पेशल पिक देने के लिए। आइए जानते हैं अनिल जी से अब मार्केट पर राय 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ग्लोबल मार्केट्स का तो पूरा सहारा है, और आज भी देखिए डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो वहां से तो पूरा आपको सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी अच्छा कारोबार है सर,
1% तक की तेजी यूरोप के बाजार आपको इस समय दिखा रहे हैं, तो वहां पर अच्छा एक्शन है। एशिया में भी हमने ठीक ठाक कारोबार देखा, हांगकांग और चाइना थोड़े सुस्त थे, बट जापान 0.25% ऊपर आज जापान का बाजार भी बंद हुआ है, वहां पर एक्शन है। कच्चा तेल थोड़ा आज गिरा है, गोल्ड थोड़ा गिर कर आया है, यूएस की बॉन्ड यील्ड गिरी है और डॉलर भी एकदम सपाट है। तो बाकी जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं कभी कभी वो भी ठीक है और ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत हैं। हमें क्या करना है सर? तेजी कन्विक्शन के साथ। सबसे बढ़िया चीज दीप क्या है, ये नहीं कि निफ्टी दिन के हाई पर है, बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, वो है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी को खराब होना था तो आज से बढ़िया दिन इसे नहीं मिलता खराब होने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि अभी भी मुझ में ताकत बाकी है और गुरुवार तक मुझसे उम्मीद मत कीजिए कमजोर होने की, उसके बाद की बात में देखेंगे नई सीरीज में। मैं कब से बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि अगर निफ्टी में करेक्शन के बाद जो रिकवरी आ रही है वो रिकवरी बड़ी और टिकाऊ नहीं है, तो उसको रोकेगा एक ही बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कुछ हद तक आप कह सकते हैं और बोट है या ज़्यादा भागा हुआ है, पिछले 5-7 दिनों में निफ्टी के मुकाबले में गिरा ही नहीं, डेफिनेटली वो सारे रीजन हैं, लेकिन बैंक निफ्टी खराब नहीं हो रहा आप देखो। और आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले अगर बैंक निफ्टी मजबूत हो रहा है, ये ताकत दिखा रहा है। करेक्ट। और अच्छी बात क्या है, पूरा वापस रिकवरी स्क्रीन पर आती हुई दिखी है बैंक निफ्टी की। बिल्कुल। दोनों का चार्ट देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट एक साथ लगाइए स्क्रीन पे, आपको समझ में आएगा कि जो कमजोर है, जो जब कमजोर हो वो बढ़ने लगे ना, तो फिर, और कमजोर में सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको बैंक निफ्टी कमजोर दिखेगा ही नहीं, सिर्फ आज के लिए बैंक निफ्टी जो कमजोरी दिखा रहा था उसके मुकाबले में अब रिकवरी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की रिकवरी, अगर बैंक निफ्टी आज 41,500 के ऊपर बंद होता है या वहां तक पहुंचता है तो फिर कहना ही क्या। वैसे 41,000 के ऊपर भी अच्छा ही है, कोई खराबी तो है ही नहीं, इस लिहाज से निफ्टी की तेजी की पोजीशन आपको बरकरार रखनी चाहिए। 18,250 आगे आपके सामने डे हाई, थैंक यू वेरी मच। 18,300 से 18,375 की रेंज अब आगे के लिए है। अब 1-2 डेटा आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जी बता दूं? बिल्कुल सर। आप हैं 18,250, चलिए छोड़ दीजिए 50 पॉइंट, 18,250 अभी भी हमारे बात करते हैं तो वो 50 पॉइंट छोड़ दो। 18,200 तक कॉल ऑप्शंस में 1,40,00,000 कॉल राइटर्स शॉर्ट है। वाओ, 1,40,40,00,000। 1,40,40,000 सब पढ़ के आया हूँ, ऐसा नहीं है। और 18,250 पार होने के बाद 1,65,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है, जिन्होंने कॉल बेचे इस उम्मीद में कि गिरेंगे। अब दिक्कत नहीं, आप कॉल बेचिए, जरूर बेचिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगली सीरीज का कॉल बेचना चाहते हैं या अगली सीरीज का निफ्टी फ्यूचर, तो प्रीमियम हो जाए। अब इसमें कमा के कितना कमा लेंगे, प्रीमियम तो ज़्यादा है नहीं, टाइम वैल्यू है नहीं, तो आपके पास कुशन कम हो जाता है। तो अगर 18,250 के पार निकल कर आप टिकते हैं तो 1,65,00,000 शेयर शॉर्ट हैं। मजे की बात है जैसे आप 18,200, अब आज के लिए जो संकेत मजबूत दिख रहा है दीप, वो बहुत तगड़ा है और वो ये कह रहा है कि शायद आप 18,200 के नीचे ही आज क्लोज नहीं होंगे। तो क्लोजिंग के लिए आपके पास सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क बची है। क्यों? 18,200 के पुट पर 43,00,000 शेयर हैं, कॉल्स पर 65,00,000 शेयर हैं। जैसे ही आप 18,200 के नजदीक आएंगे, कॉल राइटर जिसने मंदी की है वो अपनी पोजीशन कम करने और काटने की कोशिश करेगा, बाइंग सपोर्ट दे देगा। बिल्कुल। तो 18,200, अब ऊपर कितना जा सकते हैं, तो नीचे की रिस्क समझ में आ गई, 18,200 के नीचे की नहीं लग रही। और शुरुआत में हम 18,100 की बात कर रहे थे, 100 पॉइंट ऊपर का सपोर्ट आ रहा है। 18,300 हल्की फुल्की रुकावट है, 72,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 72 लाख, वहां पर रुकेंगे। एक बार 18,200 पार किया, सॉरी 18,300 पार किया, तो फिर तो पूछो ही मत भाई साहब, फिर तो जो होगा आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि तब 2,37,00,000 शेयर शॉर्ट होंगे कॉल राइटर्स, जो 18,375, 18,450 शुक्रवार तक, सॉरी गुरुवार तक, परसों तक आपको दिखा देंगे। फिर 150 पॉइंट की निफ्टी में और तेजी बनेगी 18,300 के पार निकलने के बाद, ये डेटा में दिख रहा है। फिर 18,450, 18,475 साफ नजर आता है। ये डेटा दिखा रहे हैं, ये डेटा के हिसाब से, क्योंकि कितना डेटा है और उस लेवल को पार करने पे कितनी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और उस शॉर्ट कवरिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो मैं गिन के आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी। तो 18,200, 18,300 बचे हुए समय के लिए 18,300 के पार जाएंगे तो और अच्छा, 18,200 के आसपास या नीचे आए वहां खरीदारी करनी। बैंक निफ्टी 41,000, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 41,000 का पुट 20 लाख शेयर हैं, कॉल्स 15 लाख शेयर हैं। तो जैसे आप 41,000 के नजदीक आएंगे, खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। 41,500 के पार आज निकलेंगे, इसकी संभावना भी कम है। क्योंकि 41,500 पर 20 लाख शेयर कॉल्स में, तो मेरे लिए बैंक निफ्टी की रेंज 41,000 के आसपास खरीदारी का है, 41,500 के आसपास बिकवाली करने का। रेंज बाउंड ट्रेड है, बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, समझ गए। मतलब ऐसे आप पोजिशनल देखेंगे तो अच्छा ही है, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन इंट्राडे देखेंगे तो आप बीचों बीच में है उस 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में, बराबरी के मुकाबले।
तो ठीक है, ये आपके लिए सारे लेवल्स हैं। निफ्टी में नीचे आए, खरीदारी कीजिए, 18,300 के आसपास आए, प्रॉफिट भी कीजिए। ये डेटा आपको नजर आ रहे हैं। आइए सेठी साहब को बुला लें। बढ़िया दिन है सेठी साहब से बात करने का। बिल्कुल। स्वागत है सेठी साहब आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। खरीदारी का ही इरादा है और बाकी अनिल जी 2 स्टॉक, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। बताएं सर, पहला शेयर। अनिल जी जो आपका पहला स्टॉक है एक टेक्सटाइल कंपनी है, स्टॉक का नाम है केपीआर मिल्स, जो कि अभी 450 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि यार्न, निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। कंपनी का जो सेल्स का कंपोजिशन है 65% डोमेस्टिक मार्केट में, 35% एक्सपोर्ट करती है, अराउंड 60 कंट्रीज में जाता है, जिसमें यूएसए, यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सब है। भाई कंपनी ने 2019 में अपना एक इनरवेयर का और एक एथलेजर मतलब एथलेटिक्स और लेजर गारमेंट्स का ब्रांड लॉन्च किया फासो के नाम से, वो भी काफी पॉपुलर है। 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 10 तमिलनाडु में, 1 कर्नाटका में और 1 इथियोपिया में। बाकी अनिल जी इस कंपनी के पास टेक्सटाइल्स के अलावा शुगर का भी एक बहुत बड़ा कारोबार है, जिसमें 10,000 टन पर डे की कैपेसिटी है। फिर आपके एथेनॉल की कैपेसिटी है 230 किलोलीटर पर डे। तो आजकल टेक्सटाइल और शुगर दोनों सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। और आज अनिल जी इसको पिक करने के पीछे कारण ये भी है कि एक तो इसके इस तिमाही के नतीजे कल आएंगे, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि चाइना के एक सिटी जिसका नाम है लांजाऊ, उस सिटी में चाइना में लॉकडाउन इम्पोज किया है, बिकॉज कुछ 25-30 केसेस वहां पे कोरोना वायरस के डिटेक्ट हुए। और मैं देख रहा था ये जो सिटी है ये टेक्सटाइल्स के बिजनेस के लिए, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। तो मुझे लगता है जब वहां लॉकडाउन हुआ है तो उसका फायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खास करके भारत, क्योंकि दुनिया में अब सब China+1 और भारत में भी सरकार ने भी कई इंसेंटिव दिए, तो इन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। जून क्वार्टर के नतीजे दमदार थे, 168 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 60 करोड़ का पैट था। बहुत ही दमदार रिटर्न रेशियोज है, 22% के रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, फिर डेट लेवल्स भी 0.26 का डेट इक्विटी रेशियो, और FIS भी 17% हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 480 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 440 रुपए। इसके स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है केपीआर मिल्स। आज सुबह सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, उनकी सुपर सीड की भी पिक थी 550 के, उन्होंने भी टारगेट दिए थे। तो कन्विक्शन है और कल नतीजे भी हैं, कुछ और भी पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक है एक्शन में। सेठी साहब दूसरा स्टॉक आपका सर? स्टॉक भी एक बहुत ही फोकस वाला सेक्टर है शुगर, और वहां से पिक किया मैंने आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग को। पसंदीदा स्टॉक रहा है, जिसको मैंने ओरिजिनली 60-65 के लेवल से ही रिकमेंड किया हुआ है, बट ये अभी 199 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक सॉलिड शुगर कंपनी है। कल इसके भी नतीजे हैं, और नतीजे हाल ही में 2 दिन पहले द्वारिकेश शुगर के नतीजे आए, वो भी बहुत ही जबरदस्त नतीजे थे। शुगर कंपनीज आर गोइंग थ्रू अ ड्रीम रन, मतलब शुगर के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी है। और अब तो फेस्टिव सीजन है, भारत में दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो उसकी तेजी रहती है शुगर के प्राइसेस में। और दूसरा एथेनॉल की स्टोरी एक उभर के आ रही है, जो कि जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, फिर सरकार का जो फोकस है एथेनॉल के ऊपर जो इंसेंटिवाइज कर रही है, उसका भी फायदा होना है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 25%, डेट इक्विटी रेशियो भी कंपनी ने अपना 1.04 जो था मार्च 2020 में, उसको कम करके 0.56 हो गया है। कल इसके नतीजे हैं, मुझे लगता है नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। इस स्टॉक में भी आज खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 215 रुपए का, स्टॉप लॉस छोटा सा 190 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 190 का स्टॉप लॉस, 215 का टारगेट। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, केपीआर मिल्स 480 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बेहतरीन कैश कॉल्स देने के लिए। पर आइए, बाजार का पूरा फोकस बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर ही बना हुआ है। कोटक बैंक के तो अच्छे नतीजे आए, एक्सिस बैंक का है इंतजार, और साथ ही आज बजाज फाइनेंस के भी आने वाले नतीजे। एक बार जानते हैं देवांशी के साथ कैसे रहेंगे बजाज फाइनेंस के नतीजे। देवांशी बताएं। बिल्कुल एकदम मजबूत नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह से हमने देखा था बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे थे कंपनी के, वहीं पे हमने देखा था काफी शानदार रैली आती हुई दिखी थी, क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस है उसमें एक शानदार बढ़त होती हुई दिखी थी, और इसी के चलते यहाँ पे जो AUM है उसमें बढ़त आती हुई दिखेगी। अब देखिए, इनके जो ब्याज आय है वो करीब 14 से 15% तक बढ़ती हुई दिखेगी। जो मुनाफा
मुनाफा है उसमें 60% तक का जंप आपको देखने मिलेगा। सीक्वेंशियली भी नंबर्स अच्छे रहेंगे इस बार, और साथ ही जो प्रोविजंस हैं वो 12 से 1300 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है, 1700 करोड़ से घटकर। और साथ ही आप देखिए जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिलेगा। 3% के आसपास थे ग्रॉस एनपीएस, वहां से घटकर 2.5%, और नेट एनपीएस भी आप देखिए 1.46% थे, वहां से घटकर 1.25, 1.3% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में जो प्योर प्रेशर है उसके चलते अब स्ट्रैटेजी क्या होती है, कमेंट्री अहम रहेगी, लेकिन जिस तरह से कस्टमर बेस बढ़ता हुआ दिखा है इनकी तरफ से और जो अग्रेसिव स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से, उसके चलते इस बार नंबर्स काफी शानदार रहने का अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पे रिजल्ट्स का अनुमान जो आज आने वाले, आज आएंगे ना बाजार बंद होने के बाद। चलिए, तो ये है जिस पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करिए एक खबर पर जो इस वक्त आती हुई दिख रही है। बिग ब्रेकिंग, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता हुआ दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को के मामले में, और ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट के पक्ष में दिया है। जी एंटरटेनमेंट ने जो मर्जर किया है, मर्जर का ऐलान किया है सोनी के साथ, उसके बाद और जो ईजीएम बुलाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था, एनसीएलटी में गया, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला गया, और ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला है कि जी को ईजीएम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन्वेस्को की जो अर्जी है वो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसका मतलब ये कि जो स्टॉक आपको 4% ऊपर नज़र आ रहा है, इससे स्टॉक ये मतलब निकाल रहा है कि सोनी के साथ मर्जर का रास्ता साफ है या आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो एक बाधा कम होती हुई दिखेगी, है ना, एक बाधा कम होती। तो बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जी को लेकर, तो इसीलिए जी का स्टॉक आप देख सकते हैं। अभी अभी ये बॉम्बे हाई कोर्ट से खबर आती हुई दिख रही है, जहाँ पर इन्वेस्को की अर्जी खारिज की है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ये एक बड़ी खबर है जी के लिए। कुछ और डिटेल्स इस मामले में आती हुई दिखेगी, वो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन अभी अभी फैसला आना शुरू होता दिखा। दीप, और कोई खबरें हैं? बिल्कुल सर, बेसिकली जो जी का पूरा कंटेंशन था कि आप मीडिया कंपनी है, काफ़ी सारी क्लियरेंसेस लगती हैं, आप जस्ट इसी तरह ईजीएम नहीं बना सकते, ये बात कोर्ट ने भी मान ली है, और इसी आर्गुमेंट के साथ फिर कोर्ट ने भी जी के ही पक्ष में इसको कहा है, बेसिकली इंजंक्शन को नहीं कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता, यही पक्ष में फैसला आते हुए दिखा है। तो जो टेक्निकल मांग थी जी की कि आप काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसका आप उल्लंघन कर रहे हैं ये ईजीएम बुलाकर, जो जी का एक्चुअली पूरा व्यू था ये कहने का कि आपकी जो मांग है ये इल्लीगल है, उसके साथ कोर्ट ने अग्री करा है बेसिकली। तो इसलिए पक्ष में फेवर आया कि जो आर्गुमेंट था कि ये इलीगल मांग है इन्वेस्टो की तरफ से, उस पर कोर्ट ने अग्री करा है सर। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर जी एंटरटेनमेंट के लिए आती हुई दिख रही है। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी से एक बार जल्दी से चार्ट्स पर राय ली जाए। 315, 4%, 3.5% मजबूत है। कुणाल जी देखिए चार्ट्स। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बहुत उम्दा है, काफी समय से मैं और राकेश जी इस चार्ट पर निगाह बनाए हुए हैं। अनिल जी, इसमें 330 रुपए पर रेजिस्टेंस है, जैसे ही 330 का रेजिस्टेंस जी में पार होगा आपको इसमें एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी, और इसमें बहुत बड़े टारगेट्स आने चाहिए। तो इन स्तरों पर भी, और जैसे 330 का लेवल ये पार करे तो इसको अग्रेसिवली बाय करें। टारगेट होना चाहिए 360-65 का, 330 के ऊपर खरीदारी कराए पर खरीदारी करने की राय 330-300 की रेंज में जी और इसके बीचों बीच में इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह है बड़ी खबर इस वक्त आती हुई जी एंटरटेनमेंट को लेकर। आइए 2:45 वक्त है बस इन साहब से मुलाकात करने का। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बसिन साहब, स्वागत है आपका। सुबह के कॉल्स में सिटी यूनियन बैंक टारगेट हासिल करता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट 183.50 का जो टारगेट मेरे ख्याल से हासिल हो चुका है वो। बताएं सर एक बार पहले अपडेट, और उसके बाद लेता हूं फ्रेश कॉल्स। बिल्कुल अनिल जी, सिटी यूनियन बैंक चल गया। कल आपको आरबीएल कहा था, वो देखिए न्यू हाई पे आ गया आज का, और आरबीएल के रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। आरबीएल जो रखेगा मेरे को लगता है 230-35 भी जा सकता है, ये मेरी कॉल थी। टेक महिंद्रा आपको बोल चुका हूँ, एसीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा हैव बीन आउट परफॉर्मर। कल मैंने आपको स्टील में भी जेएसडब्ल्यू कहा था, वो देखिए आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर बताएं प्लीज। तो देखिए मुझे फार्मा में अब कॉन्ट्रेरियन प्ले अच्छा लग रहा है, और कैडिला को सारे अप्रूवल्स मिल गए। 505-6 में लगी है। कैडिला इज द चीपेस्ट फार्मा स्टॉक गिवन द पोटेंशियल विच इट हैज ऑफ अनलॉकिंग, जो इसको XY इसको जो वैक्सीन की वो मिली है
एक्सटेंशन, तो मुझे लगता है यहाँ से कैडिला आपको 520 का टारगेट मिनिमम दिखा सकता है, 520-25, 505-7 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 496, दिस इज हेडेड टू 520। दूसरा बाय आपने, मैं अभी सुन रहा था, चर्चा हो रही थी कि आईपीएल पे, तो आईपीएल और एरोसिटी का रिलीज के बारे में जीएमआर देखिए 41 रुपए पे, जीएमआर एंड जेएसडब्ल्यू पार्ट ओनर्स ऑफ Delhi Capital, और they will be hugely benefited because valuations are very very strong जो अब बिल्डिंग हो रही है। तो 41-25 में लीजिए, 43 का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस। इंफ्रा खरीदें, कैडिला खरीदें, दो बेहतरीन स्टॉक है अब बसिन साहब की लिस्ट में। 505-508 की रेंज में खरीदें कैडिला, 496 का स्टॉप लॉस, 520-25 के टारगेट, 41-41.5 की रेंज में खरीदें आप जीएमआर इंफ्रा। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बिल्कुल, तो नजर रखें आईपीएल की वैल्यूएशन के बाद जीएमआर इंफ्रा, सन टीवी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे के सारे काउंटर्स हैं जो आपकी फोकस लिस्ट में होने भी चाहिए और अच्छा मूव दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, देखते हैं उन्हें कौन सा स्टॉक है पसंद। बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसको तुरंत खरीदना है, उसमें तुरंत मोमेंट देखने को मिल सकता है, और स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 5 से 7 दिन के फॉल के बाद स्टॉक में आज मोमेंटम बना है। 500-501 का अभी भाव चल रहा है स्टॉक के अंदर। यहां से आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आफ्टर ए करेक्शन, आज फर्स्ट डे जब स्टॉक एक यहां से ऊपर का मूव दिखाने की शुरुआत कर रहा है, तो स्टॉक अब यहां से एक बड़ा मूव पकड़ना चाहिए। 480-485 नीचे में सपोर्ट है, तो 485 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टोरेंट पावर के अंदर यहां पे सीएमपी पर खरीदारी करें। ऊपर में 520 रुपए का पहला टारगेट, 530 रुपए का दूसरा टारगेट, ये जल्दी शॉर्ट टर्म में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें टोरेंट पावर 520 से 530 के टारगेट के लिए। ओके, 520-530 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें टोरेंट पावर, ये है आपके लिए काउंटर। चलते हैं विश्वेश जी के पास। बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, देखिए मेरे पास 2 पिक है, एक ही बिगुल में 2 पिक बताने करूँगा। पहला जो है वो है एयू बैंक, 1250 के आसपास चल रहा है फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और सुबह में ऊपर तक गया था, पुल बैक आया, छोटा सा पुल बैक ही एक्सपेक्टेड था, और अब मुझे लग रहा है ये पुल बैक शायद मटेरियलाइज एज अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे खरीदारी करनी है एयू बैंक में। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे 1220 का, उसके सामने 1300 और 1340 के टारगेट होंगे। मुझे लगता है एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट आया है, अब साइड में एटलीस्ट 1300 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरा दूसरा पिक है वो दूसरा पिक है टाटा मोटर पे। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे हिसाब से स्टॉक का फॉर्मेशन है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टाटा मोटर के 500 के कॉल ऑप्शन में हैवी ओआई है, और जिस हिसाब से स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है मुझे लगता है शायद 500 के कॉल में अनवाइंडिंग आ सकती है। तो यहाँ पे 490 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 525 और 540 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स पे। 525-540 के टारगेट के लिए खरीदें टाटा मोटर्स। 500 का लेवल क्रॉस करते हुए दिख रहा है काउंटर, और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है पसंद विश्वेश जी को। देखते हैं वागले साहब ने क्या किया है स्पॉट। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा स्टॉक भी टाटा मोटर्स ही है। मैंने सुबह भी टाटा मोटर्स का जिक्र किया था 502-503 में, पूरे दिन वो साइडवेज चला, अभी मूव चालू हो गई है 505 के ऊपर, और मुझे लगता है ये 520 की तक के लेवल्स आपको कल ही देना चाहिए। पैटर्न तो एटलीस्ट ये कहता है। आपका स्टॉप लॉस 500 का होना चाहिए, 500 के नीचे जाएगा तो काट ली, और ऊपर में 520 का पहला टारगेट, 525 का दूसरा टारगेट है। आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय वागले साहब की तरफ से, और टाटा मोटर्स पर ही विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं चोपड़ा साहब भी। चोपड़ा साहब बनाएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कुछ महीने पहले मैंने एक बात बोली थी कि मेरे को टाटा मोटर्स इंडिया का टेस्ला लगता है। मैं कुछ डेटा यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ और दर्शकों को भी, कि टाटा मोटर्स का जो वैल्यूएशन है करीब 24.6 बिलियन डॉलर है, और अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है टोयोटा, जापानीज कंपनी है, उसका वैल्यूएशन देखें तो करीब 241 बिलियन डॉलर्स का है। और कल की तारीख में टेस्ला, जो कि सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है दुनिया में जो गाड़ियां बनाता है, उसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन हो गई। यानी कि टाटा मोटर्स का जो वैल्यूएशन है वो टोयोटा से करीब 10 गुना कम है,
और टेस्ला से 40 गुना कम है। और अगर बात हम कर रहे थे वैल्यूएशन की अभी आईपीएल के टाइम, मुझे लगता है कि बहुत सारा वैल्यूएशन मिसमैच है। अगर आप देखें जो टाटा मोटर्स के जो मॉडल्स हैं जो JLR के, तो वो कहीं ना कहीं करीब 25% सस्ते हैं टेस्ला की गाड़ियों से। तो मुझे लगता है कि क्योंकि JLR का स्ट्रेंथ है टाटा मोटर्स के पास और ग्लोबल रीच है, ब्रांड है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन कैचअप होना चाहिए। मैं बहुत बड़े टारगेट्स, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है टाटा मोटर्स इन लेवल्स पे भी, मगर यहाँ से भी डबल होने का दम कम रखता है। तो अगर कोई लंबी अवधि के लिए भी लेना चाहता है तो थोड़ा बहुत अगर गिरावट हो तो घबराइए नहीं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन कैचअप करेगा टाटा मोटर्स। और एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जो टाटास हैं वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, इनका स्टील अपना है, इनके टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की वजह से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं टाटास को। और अगर ये ग्लोबल प्लेयर है और ग्लोबल ब्रांड है तो एक वैल्यूएशन मिसमैच बहुत ज़बरदस्त है 40 टाइम्स का, तो कहीं ना कहीं ये कैचअप करेगा और आने वाले सालों में हम देखेंगे टाटा मोटर्स बहुत तेजी से चलना चाहिए। टाटा मोटर्स और ज्यादा चलना चाहिए, पूरा भरोसा है यहाँ पर चोपड़ा साहब को। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, डेज हाई पर आ रहा है 509 का लेवल। अभी जब कॉल्स आई थी विश्वेश जी और बागली साहब की तरफ से 504 का था, तो 1% की मूव तो उनकी कॉल के देने के बाद ही आपको टाटा मोटर्स पर आती हुई दिख गई है। 6% ऊपर है काउंटर इस समय। टाटा मोटर्स DVR पर भी रखिए नजर, वो भी काफी तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहा है। पर नतीजों की है लंबी लिस्ट और कल बड़ा दिन होने वाला है। नतीजों के लिहाज से टाटा मोटर्स DVR अब 10% पर आपको मूव आते हुए दिख रही है। पर जैसे मैं कह रहा था, कल बड़ा दिन है नतीजों के लिहाज से और उसमें MGL के नतीजों पर भी रहेगी नजर। आइए एक बार वरुण से जानते हैं कैसे रहेंगे MGL के नतीजे। वरुण बताइए। डेफिनेटली तो दीप MGL के नतीजे आज आएंगे और नतीजे जो है वो देखिए ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहेंगे, नो डाउट। CNG और PNG की जो सेल्स हुई है खासकर मुंबई और पुणे में जहाँ पे ये कंपनी काम करती है वो काफ़ी बेहतरीन रही है। उसके चलते अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो है उसमें करीब 18 से 20% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। CNG के वॉल्यूम में 18 से 20% और PNG के जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 12 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। इंडस्ट्रियल और घरेलू मांग जो है वो काफ़ी बेहतर रही है, तो इसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके लिए रेवेन्यूज जो है करीब 22% बढ़ेंगे, 750 करोड़ के आसपास ही आएंगे। नो डाउट कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी पिछले क्वार्टर में, करीब 2.5 रुपये के आसपास की प्राइस हाइक कंपनी ने ली थी CNG में, उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा जो स्पॉट LNG कीमतें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है। और आपको याद होगा कंपनी ने इसके पहले भी हाईलाइट किया था कि कंपनी के जो ओवरऑल खर्च है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है कंपनी के मार्जिन्स पे देखा जाएगा, जिसके कारण मार्जिन्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। 49.4% से गिर के करीब 48% के आसपास आएंगे। मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी होगी, 225 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, रेवेन्यूज अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन मार्जिन जो है उसमें हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए MGL। इसके नतीजों का है इंतजार, आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे। और गैस प्राइस में जिस तरह का मूवमेंट रहा है, देखते हैं इस बार MGL के नतीजे कैसे रहेंगे। फिलहाल 1000 पर है काउंटर इस समय। आइए नितिन जी के पास चलते हैं। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए, अभी जो फोकस है मेरा वो ONGC पे है और ONGC की 162 रुपये 50 पैसे की कॉल ऑप्शन जो 1 रुपये 75 पैसे पे मिलती है, इसका स्टॉप लॉस होगा 50 पैसे का, यानी मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। लॉट साइज बड़ा है और ऊपर टारगेट इसके करीब करीब हो सकते हैं 4 रुपये, क्योंकि ONGC एक्सपायरी नज़दीक है और प्रीमियम्स हमें काफ़ी सस्ती मिल रही है और इसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। हो सकता है ये नेक्स्ट 2 दिनों में करीब 168-170 की तरफ जाए, तो हम केवल 1 रुपये के रिस्क पे 3 से 4 रुपये का रिवार्ड रख सकते हैं। तो ONGC की जो कॉल है 162 रुपये 50 पैसे की, वो हमें 175 के आसपास लेनी है। 4-4.5 रुपये का टारगेट होगा और 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। ONGC कॉल्स के जरिए ट्रेड करने की बात यहाँ पर नितिन जी कर रहे हैं। जिस तरह से कच्चे तेल के जबरदस्त प्राइस मूवमेंट हम लगभग रोजाना देख रहे हैं, ONGC को बड़ा फायदा हो रहा है और गैस के दाम में भी बढ़ोतरी होगी अगली बार भी। तो नजर रखिए ONGC पर, एक्शन में आ रहा है, ऑप्शंस के जरिए करिए इस पर ट्रेड। एक्शन में फार्मा काउंटर्स भी हैं और उसमें फार्मा की एक दिग्गज कंपनी सिप्ला, इसके भी नतीजे आज आने वाले हैं। देवांशी से जानते हैं कैसे रहेंगे सिप्ला के नतीजे। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए फ्लैट नंबर्स आने का अनुमान है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स होंगे, लेकिन इस बार जो कंसर्न है वो US मार्केट से है, क्योंकि आप देखिए वहां पे प्राइसिंग प्रेशर थी और इसके चलते हम देखेंगे कि थोड़ा सा जो US मार्केट है वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेगा। सालाना आधार पर 5 से 7% तक की बढ़त का अनुमान लगाया
जा रहा है इस बार, और इसके साथ ही जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे करेंसी इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, डबल डिजिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसी के चलते जो आय है वो 4 से 6% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा इस बार कम होता हुआ दिखेगा, करीब 1 से 2%, और साथ ही जो मार्जिन हैं वो स्थिर रहेंगे 23.5% के लेवल्स के आसपास। जो मुनाफा है वो इस तिमाही में करीब 4.5% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। 700 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा है वो कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। लेकिन इस बार देखना होगा कि इनकी जो अल्बिट्रॉल सल्फेट, ये जो इनका इनहेलर पोर्टफोलियो है वो किस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। सबसे अहम है यहाँ पे किस तरह से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए यूएस में जिस तरह से बिक्री आती हुई दिखेगी और घरेलू मार्केट में किस तरह से ग्रोथ सेल्स आती है, इस पर नजर रहेगी। ओवरऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इस बार आप सिप्ला से एक्सपेक्ट करके चले। सिप्ला से स्टेबल नंबर्स, न खराब न अच्छे। स्टेबल को अच्छा माने, खराब माने? अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि इस बार आप देखिए सर जो नॉन कोविड पोर्टफोलियो है वहीं से सहारा मिला है। कोविड की जो दवा है वो कम हुई है, और यूएस में भी प्राइसिंग प्रेशर है, तो वॉल्यूम्स के चलते ही आपको यूएस में ग्रोथ दिखेगी। कुछ ना कुछ तो दवा खाएंगे लोग, चाहे कोविड वाली खाएं चाहे बिना कोविड वाली खाएं। तो कोविड का कहर कम हुआ है तो दूसरी दवा है सिप्ला। नतीजों के पहले नितिन जी देखिए जरा इसके चार्ट्स या फिर वायदा कारोबार के आंकड़े, कोई ट्रेड बनेगा क्या सिप्ला में? सिप्ला बिल्कुल अभी सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि एक्सपायरी सामने है और जो सपोर्ट लेवल आ रहा है 890 के आसपास है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल से थोड़ा बाउंस आना चाहिए और करीब 925 की तरफ जा सकता है। तो करंट सिचुएशन में 890 का स्टॉप लॉस रखें, और ट्रेडिंग के ख्याल से 900 के आसपास की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड केवल यहाँ से 15-16 रुपए का है और ऑलरेडी गिरा हुआ है और एक्सपायरी भी नजदीक है, तो सस्ती मुझे कॉल मिल रही है। तो 910 के आसपास की कॉल ऑप्शन का एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, बट वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 890 का होगा और ऊपर टारगेट 930-935 बन सकते हैं। 930-935 के टारगेट के लिए सिप्ला पर करें खरीदारी। फार्मा शेयर्स में आज आपको एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। चलते हैं सुमित जी के पास। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, फार्मा की बात चल रही है तो फार्मा स्टॉक ही मेरे रडार पे आया है, और जो भाव अभी चल रहा है स्टॉक का वो है 701। स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा। पिछले 7 दिनों से कंटिन्यूसली फॉल के बाद आज पहला दिन है जब ये बाउंस दिखा रहा है। कल का हाई ब्रेक हुआ है, यानी ये बाउंस बैक के लिए तो तैयार है। और जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में एक एक करके बाउंस बैक आ रहा है, एक एक करके मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और यहां से मेरे को लग रहा है कि औरोबिंदो फार्मा एक अच्छा बाउंस दिखाना चाहिए। खरीदारी करें यहाँ पे सीएमबी पे। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 720 रुपए का, 720 का लेवल अगर टूटता है तो 735 रुपए तक का मूव इसी बाउंस बैक के अंदर औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर 680 685 का सपोर्ट बनेगा, तो 680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 720 725 से 30 तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में औरोबिंदो फार्मा के अंदर देखने को मिल सकता है। 720 तक की तेजी बन सकती है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा में। उसके बाद 735 के टारगेट भी, 680 का स्टॉप लॉस। औरोबिंदो फार्मा भी लॉन्ग कॉल देने के लिए हिम्मत का काम है, आसान नहीं है। औरोबिंदो, हाँ, स्पेशली औरोबिंदो में। लेकिन इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा फार्मा शेयर में एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए, अब तक नतीजे का जो आपको पूर्वानुमान मिलता है वो आमतौर पर निफ्टी की कंपनियों का मिलता है, बड़े स्टॉक्स का मिलता है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम काफ़ी मेहनत करके उन कंपनियों के बारे में भी अनुमान लगा कर लाती जो आसानी से मिलते नहीं, और स्पेशली जब नए खिलाड़ी वायदा कारोबार में शामिल हों। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये है वो कंपनी जो वायदा कारोबार में आ चुके हैं। अब इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, बता रहे हैं कुशल। अनिल जी, नंबर्स जो हैं वो डॉलर आई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी कंपनियों की डॉलर आय, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। करीब 7.5% की ग्रोथ हम डॉलर आय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पर 8% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट कंपनी की जो मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा डिप भी नहीं होती हुई दिखेंगी। अनलाइक अदर आई टी कंपनीज 13.5% से घटकर 13.1% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज कर सकती है। और साथ ही कंपनी की जो सर्विसेज वाला सेगमेंट है उससे अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और जिस तरह से वेतन खर्च बढ़े हैं उससे हल्का सा मार्जिन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया 13.5 से 13.1, उस पर दबाव हो सकता है। पर कंपनी का मुनाफा 5.5% लगभग बढ़कर 160 करोड़ पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल नंबर्स जो हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर अच्छे रहेंगे। हालांकि मार्जिन्स पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर कितना कट आता है, और अगर अर्निंग सरप्राइज आती है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्पाइक इसमें बन सकता है।
परसिस्टेंट सिस्टम्स, इस पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आईटी स्टॉक्स थोड़े वैसे सुस्त रहे हैं, बट अब लग रहा है कि यहाँ पर मूवमेंट वापस आएगा। और परसिस्टेंट सिस्टम्स वायदा कारोबार में एंट्री के बाद आई थिंक पहली बार इसके भी नंबर्स आएंगे, तो सर तो इंटरेस्टिंग रहेगा कैसी परफॉर्मेंस आती है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट का अनुमान। आइए इसी पर एक बार राय ले लीजिए। परसिस्टेंट का एक बार जरा चार्ट देखिए और विश्वेश जी बताइए, परसिस्टेंट सिस्टम्स वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी। अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टर टर्म में परसिस्टेंट सिस्टम में जो ऊपर से एक बिकवाली आई है वो थोड़ी सी हाश है, तो मुझे लगता है 4100 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर 4100 के ऊपर नहीं जाता है तो मुझे लगता है स्टॉक वापस 3800 की ओर भी आ सकता है। यहाँ पे लास्ट वीक का क्लोज काफ़ी नेगेटिव था कैंडल के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए जी। 4100 के ऊपर ही इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखते हैं कल क्या रिएक्शन आता है नतीजों के बाद। आज शाम को नतीजे आते हुए दिखेंगे। आइए पिक ऑफ द डे, कल का काम आज ही करने के लिए तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक ऑटो स्टॉक है अशोक लेलैंड, इस पर खरीदारी की राय है। इस पे अगर हम बड़ा स्ट्रक्चर देखें, बोथ डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़े वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अपने 2018 के जो इसके हाई से लगभग 165 के उसकी तरफ जा रहा है। तो एक बड़े टारगेट के लिए अशोक लेलैंड एक निवेश का भी कैंडिडेट है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक ट्रेडिंग का भी कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स देखें दीपांशु, तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। 142 रुपए के ऊपर इंट्राडे में ब्रेकआउट हुआ है। डबल बॉटम पैटर्न पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है। बाय करके चले 142 के नीचे, यानी कि 141.50 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करना है। पहला टारगेट 146 हाफ का, दूसरा टारगेट 148 हाफ का होगा। तो 148.50 ये लक्ष्य है जिसके लिए अशोक लेलैंड को बाय करना। यह आपके लिए अशोक लेलैंड जिस पर है खरीदारी की राय। ऑटो पिक आती हुई दिख रही है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मेरा आज व्यू विश्वेश जी के साथ काफी मिल रहा है, क्योंकि एयू बैंक में मेरा भी BTST है। 1260 के ऊपर ये निकलेगा तो एक 30 रुपए की मुंह देना चाहिए। अभी 1261 का भाव है, जाते जाते इसमें एक ब्रेकआउट आया है। आपका स्टॉप लॉस 1248 का होना चाहिए। 12 रुपए की रिस्क होगी, 12-13 रुपए की 1% की। और 1290 का टारगेट मुझे दिखता है कल आना चाहिए। ओके, तो 1290 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वागले साहब, साथ ही विश्वेश जी की भी राय इस पर आती हुई दिखी। और आज सुबह भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जय की तरफ से खरीदारी की राय आई थी। 1240 का कॉल जय ने खरीदने को कहा था, तो उन्हें भी ये काउंटर पसंद है। किरण जी और मुदित जी की तरफ से भी कॉल आपको आती हुई दिखी। तो आज 5 कॉल्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आ रही हैं। एक तरह से कंसेंसस कॉल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और सिटी यूनियन बैंक, इन दोनों काउंटर्स को आप मान सकते हैं जिस तरह से इस पर खरीदारी आ रही है। और IDFC फर्स्ट, इसको भी रखिए अपने रेडार पर। 53 के लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं। बट पीरामल एंटरप्राइजेज ये भी एक काउंटर है जो मोमेंटम में आ रहा है। नितिन जी, जरा पीरामल एंटरप्राइजेज के चार्ट्स देखें सर, यहां पर भी थोड़ा मोमेंटम बना है। क्या ये भी अब एक्शन के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं और बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। जैसे कि सपोर्ट जो है वो 2550 के आसपास है, वहां से 100-125 पॉइंट का बाउंस आया है। और जो बाउंस है, कल ये गिरी थी तो एक काइंड ऑफ टेल फॉर्मेशन है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये जो एक्सपायरी है इसमें ये करीब 2750 की तरफ जा सकता है। और स्टॉप लॉस यहाँ से बन रहा है 2640 का। तो डेटा पॉजिटिव है, शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, 2750 के टारगेट रखने चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस जिस पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। एक और काउंटर जहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। RBL बैंक, यहां पर भी रखिए नजर, थोड़ी मूव इस पर भी आ रही है। तो एक और बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। यहां पर इस समय अच्छा एक्शन है। टाटा केमिकल्स, बाय द वे, जो अनिल जी से हम बात कर रहे थे, बाकी टाटा ग्रुप स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन है ही। टाटा केमिकल्स भी अब वापस 1000 के लेवल्स को टच करते हुए, सुबह भी टच किया था, उसके बाद फिसला, अब वापस मोमेंटम में है। कुणाल जी, जैसे बाकी टाटा ग्रुप काउंटर्स पर मूव आ रही है, टाटा केमिकल्स में क्या करना है सर?
बाय करना है, क्योंकि दीपांशु एक करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। काफी बड़ा और शार्प करेक्शन बाजार के साथ इस स्टॉक में भी आया, लेकिन अब जो है एक सपोर्ट, और ये जो लेवल्स हैं ये बहुत क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स थे जहां से हम वापस बाउंस बनता हुआ दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 960 के आसपास, और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से वापस से ये स्टॉक जो है 1080 1100 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। बाय करने की राय। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए टाटा केमिकल्स। नजर रखिए टाटा ग्रुप के जो हाई बीटा काउंटर्स हैं, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, इन सभी पर आपको वापस एक्शन आते हुए दिख रहा है। टाइटन पर भी नजर रखिए, यहां पर भी थोड़ा मूवमेंट आ रहा है। MRPL जरा इस पर भी डालिए नजर, नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। घाटा इसका आया है 243 करोड़ का घाटा आपको आते हुए दिख रहा है MRPL में। तो फर्स्ट कट में देखेंगे घाटे की वजह क्या है, बट MRPL की तरफ से 243 करोड़ का आप घाटा अपनी स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। ONGC के साथ मर्जर की बातें भी चल रही हैं इस काउंटर पर, तो एक और एडेड ट्रिगर है जिसकी वजह से इस पर आपको रखनी है नजर। बट फिलहाल फर्स्ट प्रिंट पर अगर आप देखें MRPL 243 करोड़ का घाटा आते हुए दिखा है। कुल रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 17,691 करोड़ के इनके रेवेन्यू आए हैं। ऑफकोर्स इसमें बहुत बड़ा एक एक्साइज कंपोनेंट भी होगा, वहाँ पर आप एडजस्ट करके देखेंगे। बट नज़र रखिएगा यहाँ पर मूवमेंट जिस तरह से आ रहा है, घाटा 243 करोड़ का इसका आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली थोड़ी यहाँ पर सुस्ती आपको ज़रूर बनती हुई दिख रही है कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो। चलिए इन नतीजों को थोड़े और डिटेल्स में करेंगे एनालाइज, बट जो नतीजे आने वाले हैं उन पर भी एक बार कर लेते हैं फोकस। आज अंबुजा सीमेंट पर भी नजर है, एक बार उसके बारे में डाल लेते हैं, और फिर जो कल ITC के नतीजे आएंगे उसके बारे में वरुण से जानेंगे। पर मानसी हमारे साथ तैयार बताने के लिए अंबुजा कैसे रह सकते हैं इसके नतीजे। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए अंबुजा सीमेंट के नतीजों का अनुमान अच्छा है। हालांकि सीमेंट कंपनियों में इस बार मार्जिन्स को लेकर जरूर कॉन्शियस ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर क्लियरली क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखी है जिसका असर मार्जिन्स पर दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा बिक्री की अगर बात करें 8% की बढ़त का अनुमान हम लगा रहे हैं। सालाना आधार पर वॉल्यूम्स जो हैं वो 5% बढ़ेंगे, तिमाही आधार पर वॉल्यूम्स में 7% की बढ़त का अनुमान है। सालाना आधार पर रियलाइजेशन भी 1% तक सुधरेंगे, तिमाही आधार पर 3% की बढ़त रियलाइजेशन में देखने को मिलेगी। मजबूत रियलाइजेशन है जिसके चलते बिक्री पर हम बढ़त देखेंगे, और मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है जिसके चलते प्रॉफिट्स जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। 9% की बढ़त का अनुमान, मुनाफे के फ्रंट पर 481 करोड़ मुनाफा आने की उम्मीद लगाकर हम चल रहे हैं। डिस्पैचेस यहाँ पर ध्यान में रखिए, इस पर भी नजर रहेगी। 8% की बढ़त का अनुमान यहाँ पर भी है। कामकाजी मुनाफा 8% सुधरता हुआ दिखेगा, और मार्जिन जो है 23.8% के आसपास ही इंटैक्ट रहते हुए दिखेंगे। ऑल इन ऑल नतीजे अच्छे रहेंगे, सिर्फ मार्जिन किन लेवल्स पर आते हैं और कॉस्ट प्रेशर का असर कैसा पड़ता है ये देखना होगा। ACC पर भसीन साहब काफी समय से बुलिश हैं, राइट? ACC पर, और अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे आए थे। अंबुजा के आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। चोपड़ा साहब, अंबुजा के रिजल्ट्स पर क्या नतीजों से पहले कुछ खरीदारी की राय, या फिर सीमेंट में आपको कुछ पसंद है तो वो बताएं सर। जी, मुझे और मैं बार बार कहता आया हूँ कि जिस प्रकार की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है और उसको यदि सॉल्व करना है सरकार को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंडिंग आने वाले बजट्स में होगी। और मुझे लगता है कि अराउंड दिस टाइम नवंबर दिसंबर में बजट बनने शुरू भी हो जाते हैं और इस पर चर्चा शुरू हो जाती है, एटलीस्ट बनना तो नहीं तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट पैक आने वाले 3-4 महीने के लिए एटलीस्ट प्री बजट रैली मुझे लगती है कि इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। और जितने भी दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक हो, ACC हो, अंबुजा हो, रैमको सीमेंट आज बहुत अच्छा चला हुआ है, मुझे रैमको बहुत अच्छा लगता है, वो लिए जा सकते हैं। और छोटे मझोले शहरों में उदयपुर सीमेंट है जो कि अब JK हो चुका है, तो JK लक्ष्मी है, JK सीमेंट है, डालमिया भारत है, जो भी अच्छी कंपनीज हैं जिन पे डेट ओवरहैंग नहीं है, मुझे लगता है सीमेंट आने वाले 3-4 महीने 5 महीने के लिए अच्छा थीम बन सकता है और अच्छा चलना चाहिए। तो मेटल्स के साथ साथ मैं सीमेंट पे भी बुलिश हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये पहिए प्रदान करते हैं किसी भी इकोनॉमी के चलने के लिए। तो सीमेंट और स्टील दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सीमेंट शेयरों पर आती हुई। छोटे शेयरों में सीमेंट, वो JK उदयपुर सीमेंट JK सीमेंट हो गया। हाँ सर, JK लक्ष्मी ने उसको टेक ओवर किया। JK लक्ष्मी ने टेक ओवर किया। ओके ओके ओके, अच्छा, उसका पेरेंटेज चेंज हो गया है। पहले वो अब एक बड़ी कंपनी में विलय हो गया उसका, तो उसकी वजह से काफी फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उदयपुर सीमेंट अच्छा करना चाहिए। परफेक्ट, तो ठीक है, ये है आपके लिए राय। बैन से बेनिफिट, थोड़ी देर में आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आई लेटर का वक्त है। रिजल्ट आने वाले
वो स्टॉक बढ़े ना बढ़े, मेरे चेहरे पे स्माइल जरूर आ जाती इसका नाम पढ़ के। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। आईटीसी के आएंगे कल रिजल्ट्स, वरुण बताएंगे रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए नतीजे तो दमदार रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए सिगरेट बिकी है, आटा बिका है, बिस्किट बिकी है, होटल कारोबार जहाँ ये कारोबार करते हैं वहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, और पेपर के कारोबार में भी ये कंपनी है जहाँ पे आपने देखा कि अब तक जो पेपर कंपनी के नतीजे आए हैं वो बेहतर है, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। इसके चलते अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है उसमें 16-16.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 13,000 करोड़ के आसपास ये आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ, लो बेस के चलते सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतर रहेगी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 12% की गिरावट थी। इरबा स्ट्रीट मान के चल रहा है कि 12 से 15% के आसपास की ग्रोथ जो है वो आपको सिगरेट के वॉल्यूम्स में देखने मिलेगी, और सिगरेट की सेल्स जो है ओवरऑल उसमें 9 से 10% की बढ़ोतरी होगी। एफएमसीजी कारोबार यहाँ पे सेल्स थोड़ी धीमी होगी, करीब 10% के आसपास होगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मार्जिन जो है वो थोड़े हिट ले सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल मार्जिन पे देखने मिलेगा, जहाँ पे कंपनी के कुल मार्जिन 36.3% से गिर के 35.4% के आसपास आ सकते हैं। एग्री बिजनेस 6 से 7% बढ़ेगा, पेपर 10 से 12%। होटल कारोबार पे नज़र रखिएगा, क्योंकि सबसे सबड्यूड कारोबार अगर कोविड में कुछ था तो इस कंपनी का होटल कारोबार था। इस बार माना जा रहा है कि 2 से 3 गुना बढ़त जो है आपको इस कंपनी के होटल कारोबार में देखने मिलेगा, जिसका सपोर्ट कंपनी को ओवरऑल मिलेगा। जो प्रॉफिट है करीब 11-11.5% बढ़ेगा, 3,600 करोड़ के आसपास से आ सकता है। तो बाकी सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एक एफएमसीजी के जो मार्जिन है वो प्रेशर में रहेंगे, जिसके कारण ओवरऑल मार्जिन जो है वो थोड़े गिर सकते हैं, लेकिन सिगरेट का कारोबार बेटर परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो मार्जिन की कहानी आईटीसी पर भी रहेगी, पर जैसा वरुण बता रहे हैं सर, इनके सारे वर्टिकल्स तो ठीक परफॉर्म करेंगे, बट आईटीसी नतीजों पर चलता है या फिर किसी और इंडिकेटर पर चलता है? किसी पे नहीं चलता या चलता है किसी पे नहीं। हमारे बोलने पे भी नहीं चलता, नहीं बोले तो भी नहीं चलता। 200 से 240 250 तक ना ऐसा मत करो। 265 तक गया था। हाँ 265 नहीं सॉरी, हाँ 260-65 तक गया था। 260-65 तक गया था। तो जब वरुण ने बोल दिया, सब अच्छा ही बोला है कि रिजल्ट अच्छे हैं। ये सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ कितनी आ रही है वरुण, कुछ उसका अंदाजा मिला है? 12 से 15% अनिल जी। इतनी ज्यादा सिगरेट पिए लोगों ने? अनिल जी बेस भी लो है ना। अच्छा बेस, अच्छा पिछले साल तो इसी वक्त घर में बंद थे। हाँ तो 12% वॉल्यूम गिर गए थे। हाँ तो घर में आप पी नहीं सकते, बाहर निकले तो पुलिस वाले। ओके तो ठीक बात है। और मिल भी नहीं रही थी। हाँ, मिल भी नहीं, बंद थी, दुकानें भी बंद थी। ओके अच्छा, तब भी लोगों की आदत छूटी नहीं। जनरली आपको किसी चीज़ की तलब हो, लत हो और वो ना मिले तो छूट जाती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लोग बदले की भावना से ये भी यहाँ पर भी हाँ। पहले दिन की 4 पीते थे तो अब ज़्यादा, वैसा हाल है। चलिए, तो सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, बाकी सारे कारोबार में ग्रोथ अच्छी है। मार्जिन पर रहेगा दबाव, जो कि सबकी कहानी है। आईटीसी 235 अच्छा लेवल है खरीदारी करने के लिए। विश्वेश जी जरा देखिए आईटीसी के चार्ट्स बताइए। अनिल जी मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है। देखिए मैं आपका सुन रहा था वरुण का कन्वर्सेशन, 266 का हाई बना था और अभी जिस लेवल पे 230, मुझे लगता है महज 236 चल रहा है। 225 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 255 का टारगेट होगा। अनिल जी मैं निफ्टी में कुछ ऐड करना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन आईटीसी में था। अनिल जी तोड़फोड़ रिकवरी लग रही है, मुझे लगता है कल का दिन निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो सकता है। और मैं इसलिए इतना बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि अनिल जी ड्यूरिंग द डे 50 लाख कॉल शॉर्ट थे, अभी 50 लाख कॉल अनवाउंड है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो 18,300 के कॉल में अनिल जी 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। फ्यूचर देखिए अनिल जी 18,309 चल रहा है, जबकि कैश 18,270 चल रहा है। मुझे लग रहा है अनिल जी निफ्टी में बड़ा शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। शायद ट्रिगर आईटीसी हो सकता है, आईटीसी के दमदार रिजल्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है आईटीसी कुड बी द जोकर इन द पैक, और कल शायद निफ्टी को ऊपर जाने में आईटीसी हेल्प कर सकता है। जाने मदद करेगा, जोकर नहीं होगा बॉस, वो रिंग मास्टर होगा। विश्वेश जी, आईटीसी वुड बी रिंग मास्टर नॉट जोकर, राइट? अनिल जी देखो, जोकर तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हम सब इनको रिकमेंड कर रहे हैं, चलता ही नहीं है तो जोकर हमारा बन रहा है। लेकिन अनिल जी जो डेटा है मुझे मैं तो बेसिकली क्या करता हूँ अनिल जी, देखो इमीडिएट जो डेटा है उसके साथ जो ट्रिगर है उसको कन्फ्लुएंस करता हूँ। थोड़े दिन पहले हमने आईसीआईसीआई बैंक को एंटिसिपेट किया था कि बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई की वजह से चलेगा, ऑलमोस्ट हम 42,000 लेवल एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब क्योंकि मुझे लगता है निफ्टी दौड़ेगा, निफ्टी कहाँ क्या ट्रिगर हो सकता है, तो आईटीसी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर 266 टू नीचे आ चुका है। मैं मत ओआई स्टैंडिंग है कॉल साइड में, मुझे लगता है दिस इज हाउ आई एम एनालाइजिंग। तो जोकर लेकिन आईटीसी डेफिनेटली मुझे लगता है उसको है ना जोकर, तो शायद अंग्रेजी में कहते होंगे जोकर इन द पैक, वो कहावत है अंग्रेजी की। लेकिन हिंदी में जो हम कहते हैं वो पपलू,
इसका असली नाम पपलू है। जब आप कार्ड्स खेलते हैं तो वो पपलू को कहीं भी फिट कर देते हैं, मतलब वो जोकर मतलब वही हुआ कि पपलू यहाँ पे भी आपका सेट नहीं बन रहा है, कुछ ये रमी खेल रहे हैं या कुछ वो खेलते हैं कौन सा 3 पत्ती टाइप, तो वहाँ वो पपलू काम आता है कि मतलब कोई भी पत्ता हो लेकिन उसको वहाँ जहाँ फिट करना। तो अब वैसे भाई तो आईटी से खुद भूल चुका है कि वो मार्केट चला सकता है जिसको खुद को चलने में इतनी तकलीफ आ रही हो, अगर वो किसी दिन मार्केट चला ही दे तो फिर कहनी क्या। चलिए उम्मीद करें कि आईटीसी से मार्केट का एक्शन लौटता हुआ दिखे, लेकिन एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है आपके लिए बैन से बेनिफिट में। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बैन में आने और जाने को है तैयार और बने रहने की भी संभावना है पूरी। आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। कौन से स्टॉक्स बैन से बाहर आने को तैयार है? कुछ सर 2 स्टॉक है जो बैन से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है एस्कॉर्ट्स, कंफर्म हो गया 78% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, पक्का बाहर आ जाएगा। दूसरा नाम है लेकिन थोड़ा डाइसी है, बॉर्डर लाइन पर है, हालांकि 80% से नीचे घटी नहीं है, 81.8% है IEX। ये थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, हो सकता है कि स्टॉक जो है आखिरी मिनटों में बैन से बाहर निकलता हुआ नजर आए, लेकिन थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा नहीं, कंफर्म नहीं है। एस्कॉर्ट्स का पक्का हो गया, एस्कॉर्ट्स बैन से बाहर आएगा, पक्का है। IEX बॉर्डर पर एंट्री या अभी एक्सपायरी के पहले एंट्री नहीं? सर एंट्री है ना, 3 स्टॉक हैं, 100% से ज्यादा मार्केट वाइड। 1-2 दिन के लिए जाना है इनको अंदर? हाँ, ये बताइए। कैनरा बैंक आ रहा है सर, कल भी प्रयास किया था लेकिन आ नहीं पाया, अब 116% हो गई है, तो आज लग रहा है कि हो जाएगा। और वोडाफोन आइडिया 102% है, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर भी करीब 101% है। कैनरा बैंक, आइडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 स्टॉक ऐसे जिनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 100% से ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए 3 स्टॉक्स, आइडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, पक्का ही आ जाएंगे। तो तीनों स्टॉक बैन में आने को तैयार, तो अपनी अपनी पोजीशन आप उस हिसाब से एडजस्ट कर ले। आइए बढ़ते हैं आगे। जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन का। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, एक छोटा सा अपडेट, 18,150 का कॉल 210 हो चुका है, 179 के आसपास रेकमेंड किया था और अपडेट भी किया था कि जो 130 का स्टॉप लॉस रहेगा वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। और देखिए क्लोज बहुत ही बढ़िया देखने मिल रहा है, इनफैक्ट 18,200 250 के ऊपर देखने मिल रहा है। यहाँ पे 18,200 का कॉल अभी अनिल जी फ्रेश बाय रेकमेंड करूंगा मैं, 168 पर ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चले अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 121 का, 121 का, 168 का बाइंग प्राइस है, 121 पर स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अनिल जी जो इसका बनकर आ रहा है वो है 214 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 232 का, 214, 232, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है 18,200 का कॉल। अनिल जी बहुत ही क्लियर एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने मिल रहा है, स्पेशली 18,265 के लेवल्स के ऊपर। इनफैक्ट आज आफ्टरनून शो में भी जब थोड़ा बहुत डिप मार्केट में देखने मिला था आज, तब फ्यूचर्स रेकमेंड किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों खरीदने का, और फ्यूचर्स का तो ऑलमोस्ट टारगेट आ चुके हैं वहाँ पे, इसलिए अब कॉल रेकमेंड कर रहा हूँ। और अगर टेक्निकली अगर अनिल जी एक चीज़ देखें तो क्लियर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे मॉर्निंग के टारगेट्स थे वो तो हासिल हो ही गए, 18,300 360 के करीब पहुंचा है। पर अनिल जी मैं आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था और जैसे आप कह रहे थे मैं सहमत हूँ कि अगर यही 18,300 के ऊपर फ्यूचर्स जो हिसाब से अगर बंद देता है पिछले लास्ट फ्यू मिनट्स, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि 18,460 की तरफ फ्यूचर्स के लेवल्स हमें देखने मिले। इसलिए अनिल जी 18,200 का कॉल रिकमेंड किया है। ना मेरा 18,300 फ्यूचर नहीं, स्पॉट लेवल, मैं जनरली स्पॉट लेवल देता हूँ, तो 18,300 स्पॉट लेवल पर थोड़ा सा, यानी कि यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर तक का थोड़ा सा हल्की रुकावट है। लेकिन हाँ, जिस तरह का सेटअप बना है, जिस तरह से डे हाई पर बंद, और 2:30 बजे भी हम यही बात कर रहे थे। चलिए 2:30 बजे वाली 3:20 वाली कर ही लें, 3:20 वाली कर लेते हैं। बिल्कुल, मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी के लिए बिल्कुल। ज़्यादा नहीं बदला है, डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स दोनों 100 अंक ऊपर हैं। यूरोप के बाजारों में आधे से 1% की तेजी है और कच्चा तेल आज दायरे में है, तो वहां से भी थोड़ी राहत है। खरीदारी करके चलना चाहिए दीप। 18,350 375 कल दिखेगा, पूरी संभावना है जिस तरह का सेटअप है। उसके बाद 425 475 तक की यात्रा कर सकता है निफ्टी। वही वाली बात है जो अभी जय भी कह रहे थे, विश्वेश भी कह रहे थे, और 2:30 बजे भी मैं कह रहा था आपको कि जबरदस्त शॉर्ट है बाजार में। 1,65,00,000 शेयर 18,250 के ऊपर शॉर्ट हो चुके हैं। 18,300 पार कर लिया तो 2.25 करोड़ शेयर, चलो मान लिया आज 50 लाख शेयर अभी आखिरी 1 घंटे में कम भी हुए हो, तो भी 1.25 2 करोड़ शेयर अगर कॉल राइटर शॉर्ट हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और ग्लोबल मार्केट अभी
अभी तो संकेत ठीक है। अब बाकी भगवान जाने जो भी हो, लेकिन ऐसे संकेत बुरे नहीं है। तो मुझे लगता है लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। और अगर आपको हेजिंग रखनी है तो 18,000 का पुट ऑप्शन के साथ रखिए, या फिर शॉर्ट करना है तो कॉल ऑप्शन 18,600 का करके वैसे कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है वही एग्जैक्टली देखिए, बैंक निफ्टी कहीं कुछ नहीं करेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहा, पूरे 1 घंटे में कुछ नहीं किया। और जबकि निफ्टी आप देखिए कम से कम 50 पॉइंट बढ़ा है। तो बिल्कुल जो डेटा बता रहा है वो एकदम परफेक्ट बता रहा है, मार्केट एकदम परफेक्ट डेटा के हिसाब से चल रहा है। इसलिए कहा कि 41,000 41,500 इसमें पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। एकदम 41,250 तब भी था, अब भी वही है। पूरे 1 घंटे में इसने कुछ नहीं किया टाइम पास के अलावा। तो ठीक है, तो बैंक निफ्टी में है लॉन्ग पोजीशन बने रखें। 41,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर, वो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस हो सकता है। 40,800 का रखना है तो वो रख लीजिए। ऊपर में बैंक निफ्टी भी 41,500 और 41,800 की तरफ जाएगा, उसके लिए आप होल्ड करें। है तो फ्रेश खरीदारी करनी है तो निफ्टी में करनी है, फ्रेश करनी है तो निफ्टी में करनी है। ठीक है, ये है क्लियर। चलिए आइए जल्दी से 1-2 बिगुल है। पहले तो नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन बुराड़ का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, मैं आईटीसी पे एक ट्रेड समझ में आ रहा है। जैसे कल रिजल्ट्स हैं और इस रिजल्ट्स में कम रिस्क में प्ले करने के लिए 236 की कॉल ऑप्शन जो करीब 4 रुपये 75 पैसे में मिलती है, ये खरीद के जाया जा सकता है। और इसके टारगेट करीब 9 रुपये होंगे और 4 रुपये 75 पैसे वाली का स्टॉप लॉस होगा 2 रुपये का। क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है तो प्रीमियम्स हमें काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं और कल रिजल्ट्स हैं, तो उसको देखते हुए आईटीसी की हम 236 की कॉल ले रहे हैं। 8 साढ़े 8 का टारगेट रख रहे हैं और 2 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। टारगेट 2 रुपये का स्टॉप लॉस, तो लगभग डबल हो सकती है ये कॉल। कल के लिए कल नतीजे भी हैं तो नजर रखिए। 236 की आईटीसी की कॉल। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे है दीपांशु। बीटीएसटी यहाँ पे कर सकते हैं कल, और 1-2 दिनों के अंदर स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। 206 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL। BEL के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। कल और परसों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। 5 दिन की गिरावट के बाद BEL में आज पहला दिन है जब लास्ट 2 दिनों के हाई आज ही ब्रेक हो रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है BEL यहाँ से एक अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट है। यहाँ से स्टॉक के अंदर एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 212 रुपए का पहला टारगेट, 215 रुपए का दूसरा टारगेट, नीचे के अंदर 200 रुपया 201 का सपोर्ट है। तो 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 212 रुपए से लेके 215 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। और इसके भी नतीजे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल आ रहे हैं या इसी हफ्ते BEL के भी नतीजे आने वाले हैं। आएंगे इस हफ्ते, आने तो नहीं है। हाँ, आइए जय तैयार है जैकपॉट शेयर के साथ। जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, यार तीसरा दिन है कि मैं क्लोजिंग में फार्मा स्टॉक दे रहा हूँ। अनिल जी, कल लुपिन दिया था, उसके पहले सिप्ला दिया था, दोनों में प्रॉफिट बुक किया। अब बायोकॉन का 340 का कॉल खरीदना है अनिल जी, बट नवंबर 25 की एक्सपायरी का, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी का, जो करीब अभी 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 340 का कॉल बायोकॉन का 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, इसको खरीदना है। यहाँ पे मेरे टारगेट जो बनकर आ रहे हैं, पूरे अग्रेसिव टारगेट दे रहा हूं अनिल जी। पहला टारगेट रहेगा मेरा 26 का, दूसरा टारगेट रहेगा 33 का। 26 एंड 33 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है, बिकॉज एक्सपायरी अभी काफी दूर है। ऑन दी डाउन साइड अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है 7 रुपए पर। तो आप देखिए 5.5 पॉइंट का करीब करीब रिस्क है, बट टारगेट्स काफी अच्छे बन रहे हैं 26 और 33 के। आज जो हिसाब से बायोकॉन में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगभग हमें ऊपर में 360 से लेके 380 तक के लेवल्स इमीडिएटली यहाँ से देखने मिलने चाहिए 1 हफ्ते में। तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 340 का कॉल खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 340 का कॉल खरीद कर चल सकते हैं बायोकॉन का। इस बीच 18,300 के जस्ट 4 पॉइंट दूर रहा है निफ्टी। अगर आप अभी का हाई देखें तो जो अनिल जी बात कर रहे थे कि 18,300 तक मूव आती हुई दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही होते हुए आपको दिखा है इस समय निफ्टी पर। जबरदस्त एक्शन, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड मूव जो आपको आती हुई दिखी है। अब 18,290 पर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखा रहा है। 18,300 के बेहद करीब अभी आपको मूव आती हुई दिखी है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। और एक और बढ़िया दिन रहा बाजार के लिए। अच्छी रिकवरी जो कल शुरू हुई थी आज और एक्सटेंड होती हुई। कल हमने देखा बड़ी मूव आई थी बैंक्स में, बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से निफ्टी को भी सहारा मिला। आज निफ्टी ने लीड कराया, जैसा अनिल जी सुबह बता भी रहे थे। बैंक से थोड़ा सहारा जरूर मिला है, बट आज निफ्टी के काउंटर
बोनस का दिन था और टाटा ग्रुप स्टॉक्स, इस पर सुबह भी हुई थी चर्चा। निफ्टी के टॉप 4 में से 3 नाम टाटा ग्रुप के हैं। टाटा मोटर्स टॉप गेनर आपका 6% की तेजी के साथ, टाटा स्टील 4% ऊपर और टाइटन इस पर भी आपने देखी है 3.5% की बढ़त, बढ़िया एक्शन। कोटक बैंक नतीजों के बाद आया फ्रेश स्पाइक, 0.25% ऊपर बंद होते हुए दिखा। रिलायंस इंडस्ट्री से पूरा सहारा मिला है 2.5% ऊपर। आईटीसी कल अपने नतीजों से पहले ये भी 2% ऊपर। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहां पर भी रखिए नजर, बजाज फाइनेंस के नतीजे आज आएंगे बाजार बंद होने के बाद, वहां पर भी आपने 2% की बढ़त देखी है। टाटा कंज्यूमर यहां पर तेजी रही। एशियन पेंट्स पर 4 दिनों की गिरावट के बाद आपने देखा है बाउंस बैक। कल का स्टार आईसीआईसीआई बैंक, आज हल्की मुनाफा वसूली। इंडसइंड बैंक थोड़ी गिरावट, यहां पर एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसे दिग्गजों के सहारा ना मिलने के बावजूद आप देख रहे हैं कि निफ्टी करीब करीब 250 अंक ऊपर बंद हो रहा है 18,300 के पास। वायदा कारोबार की तरफ आइए और आज के बिग विनर्स वायदा कारोबार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.5% ऊपर ये काउंटर दिखा। आईईएक्स और आईआरसीटीसी इन दोनों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज यहां पर भी एक अच्छा बाउंस बैक आपको आते हुए दिख रहा है। रैमको सीमेंट यहां पर आप देख रहे हैं अच्छी मूव आई है आज और क्लोजिंग में ही एक अच्छा स्पाइक। रैमको सीमेंट 7.5%। टाटा पावर एक और टाटा ग्रुप स्टॉक जिसमें आपने बढ़िया तेजी देखी है। इसके साथ चोला इन्वेस्टमेंट, एबी फैशन, दीपक नाइट्राइट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 5 एक्सपर्ट्स ने आज यहां पर आपको कॉल दी है। एल&टी फाइनेंस इस पर भी अच्छी मूव। अशोक लेलैंड कल के पिक ऑफ द डे राकेश जी कुणाल जी का। बीएचईएल, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, भारत फौज, एसबीआई लाइफ, जी एंटरटेनमेंट, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ और बैंक ऑफ बड़ौदा जो 2 साल बाद 100 के लेवल के पार गया, बड़ी मूव आती हुई दिखी। टोरेंट फार्मा सुस्ती 4% नीचे। कैनरा बैंक बैन में आ सकता है 3.5% नीचे। सिंजीन, बंधन बैंक, इंडस टावर्स, पॉलीकैब, इंडसइंड बैंक, वोडाफोन, आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही इप्का लैब्स इन्होंने किया है अंडर परफॉर्म। बट ओवरऑल एक जबरदस्त सेंटिमेंट रिवर्सल आपने बाजार में आते हुए देखा है और ढेरों स्टॉक्स के पार्टिसिपेशन के साथ आज एक अच्छा बाउंस बैक बाजार ने दिखाया है 18,300 के पार निफ्टी सर। और इस बीच में एक बेहतरीन टारगेट हासिल होता हुआ दिखा है विश्वेश जी का 18,100 का, जो कॉल ऑप्शन शो की शुरुआत में उन्होंने कहा था 188 190 के आसपास खरीदिया। पहला टारगेट 265 का हाई बना चुका है, तो विश्वेश जी को बधाइयाँ। टारगेट हासिल 265 का, और जो जिन्होंने बुक नहीं किया कल रखेंगे वो 350 के टारगेट के लिए भी, जो कल पूरी संभावना है कि आगे बढ़ता हुआ नजर आए। बहुत ही बेहतरीन एक्शन होता हुआ दिखा है, तो ऑप्शंस में आपके लिए जरूर कमाई के बेहतरीन मौके बने होंगे। फाइनल क्लोजिंग आए, प्रोविजनल क्लोजिंग तो 18,300 के ऊपर है, क्या बात है, वंडरफुल डेज हाई। मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब मैंने आपको 8 पॉइंट तेजी के गिनाए हो। बिल्कुल सर, आपको याद आता है? नहीं सर, आई डोंट थिंक ये कोरोना टाइम में भी ऐसे मतलब बाउंस बैक आपने पिक किया और था। अच्छा सीरियसली मैं बताऊं आपको, मैं सोच के नहीं आया था। अच्छा, सोच के आया होता तो पॉइंटर से लिखवा देता। पता नहीं कभी कभी होता है विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठ के वैसा लगता है, वैसा इस कुर्सी पे बैठ के ऐसा लगा कि ये बोलना चाहिए क्यों मजबूती हो सकती, क्यों तेजी हो सकती। टचवुड मार्केट वैसे ही चला है जैसा हम सोच रहे थे। तो इस खराब माहौल में सबसे बढ़िया बात है कि नहीं तो क्या है, लोग औने पौने दामों में बेचकर चले जाएं, क्या मतलब है। तो पूरे एक खाली एफआईज की बिकवाली एकमात्र नेगेटिव वही था, वो भी शायद आज बदलता हुआ दिखे। तो अच्छा है, बढ़िया लेवल पर करेक्शन पूरा करके अब तो कम से कम कह सकते हैं 17,950 आसानी से नहीं टूटेगा अब जल्दबाजी में। तो 18,600 की ट्रेडिंग रेंज हो गई है। अब इस रेंज के बीचों बीच में बंद हुए हैं, 50% नीचे से ऊपर है, 50% ऊपर से नीचे है। देखते हैं क्या कुछ होता है। प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी नीचे जरूर आएगी, बाकी वैसे तो 18,300 हाँ आई ना, देखो बीचों बीच में ही आई है वो 18,268 पर फाइनल क्लोजिंग आई है निफ्टी की। प्रोविजनल क्लोजिंग ऊपर थी 41,238 पर बैंक निफ्टी वहीं पर बंद हुआ है और सेंसेक्स 61,350 पर बंद होता हुआ। बाजार बंद होने के बाद का भरपूर एक्शन भी हमें आपको बताना है। कोरोना हमें बहुत बड़ी सीख देकर गया है और ये बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार, समाज और आप और हम सब लोग लापरवाही ना करें, क्योंकि ये बड़ी भारी पड़ती है। केंद्र सरकार ने इस महामारी से सीख लेते हुए देश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बड़ी योजना लॉन्च की और इस पर सरकार 64,000 करोड़ रुपए खर्च करिए, इनकी $9 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो। इसके तहत देश के हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा। लोगों को एक शहर से दूसरे शहर अच्छे इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे बातचीत और जानेंगे पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन में क्या क्या है खास, कैसे होगा इसका फायदा। चर्चा में हमारे साथ होंगे आलोक रंजन, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, जयेश लेले, महासचिव IMA, उर्वशी प्रसाद, डायरेक्टर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग।
शाम 4:56। 5 बजे है, ध्यान रखना टाइम इसका 5 बजे। आपका फायदा हेल्दी इंडिया का हेल्थ इंफ्रा मिशन। जैसे जैसे इकोनॉमी पर कोरोना का कहर कम होता जा रहा है वैसे वैसे वैक्सीन्स भी बढ़ रही हैं, वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, माफ कीजिएगा। एक सर्वे के मुताबिक सितंबर तिमाही में 14% नौकरियों के मौके बढ़े हैं। वाह। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां नौकरियों में बड़े मौके मिल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में अभी हायरिंग चल रही है, बताएंगे आपको सब कुछ, विस्तार से करेंगे चर्चा। वैकेंसी का वेकेशन खत्म, यह है हमारा आज शाम का खास शो। रात 8 बजे जरूर देखिएगा इंडिया 360 डिग्री कवर स्टोरी। मानसी, आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्योंकि वैकेंसी का वेकेशन खत्म और 14% हायरिंग बढ़ी, मतलब इतना खुश होने की कोई खास वजह? नहीं सर, इस नाम को देखकर मैं खुश हो रही हूँ। अच्छा, नाम है स्मार्ट है, खुश तो कुछ और वजह से हुई है। चलिए, वैसे जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं सबके लिए बढ़िया है, होने चाहिए। HR डिपार्टमेंट को भेजें। हाँ, ना वो शो की रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी बिल्कुल, कि देखिए क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो चलिए, ये है आपके लिए बेहतरीन शो, बेहतरीन कवर स्टोरी रात के 8 बजे के शो की मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए वक्त। आइए, विदा लेने का वक्त है। इस बेहतरीन सेशन में हमारा साथ देने के लिए वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी। अच्छा कुणाल जी, भाई आज लेट क्यों आए आप? अनिल जी, कुछ तकनीकी गड़बड़ों के कारण अनिल जी लेट हो गया मैं। पर अनिल जी एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, ये जो भी आप कह रहे थे ना नौकरी के मौके बढ़ गए। हाँ। तो अनिल जी, मेरे एक मित्र हैं IT सेक्टर में, तो वो बताते हैं कि पहले जो ये रिक्रूटर्स के उनके पास फोन आते थे, उसमें अनिल जी उनका मिजाज बदल गया। वो बहुत ही शालीनता से बात करते हैं, अनिल जी प्लीज और थैंक यू। तो उनका कहना है कि कुछ वक्त बदल रहा है उनका भी। देखिए, ऐसा है, नौकरियों में वक्त बदलते हुए तो हमने बहुत देखा है। मतलब मेरे को 30 साल हो गए। मतलब कई बार ऐसा होता है जब नौकरी लेने वाले हाथ जोड़ते हैं, सर प्लीज रख लीजिए, और कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है वही आंख दिखा के आता है, जा रहा हूँ। तो ये तो वक्त की बात है, कब होता है ना, होता है। मतलब हमने तो सब सारे चीजें देखे, लेकिन हाँ, अच्छी बात ये ऊपर वाले की मेहरबानी की ज्यादातर वक्त लोग प्यार और सम्मान से नौकरी करने आते हैं, आंख दिखाकर जाने वाले बहुत कम हैं। तो चलता रहता है, ये तो डिमांड सप्लाई वाला मामला है। जब जरूरत ज्यादा हो तो एम्प्लॉय ऊपर है, और जरूरत कम हो तो एम्प्लॉयर, है ना। तो चलिए, आपके मित्रों को अच्छी नौकरियां मिल रही है, बढ़िया बात है। सुमित जी, चोपड़ा साहब, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी, नितिन जी, आप सबका भी दिल से धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।